गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास का आंसर दो। रसायन अग्र कौन से बंध का लाभ था? तरुण तरुण बंध। बंध। तरुण बंध। तरुण बंध में हम कितने गुणे अभ्रक का जारण करके भस्म कर रहे थे? चतुर्गुण चतुर्गुण, 4 गुण। है ना? कुमार बंध में द्विगुण द्विगुण। द्विगुण। और कुमार बंध के लाभ क्या थे? रसायन में से पाप पाप रोग का नाश। है ना? पाप रोग नाश। रसायन काम करेगा डेफिनेटली, बट पाप रोगों का नाश कर रहा था, डेट इज कुष्ठ का नाश कर रहा था। वो अपने को ध्यान में रखना है। ओके। भावी गंध नाशक एवं उपद्रव एवं अरिष्ट जो मतलब लक्षण वाले व्याधि का नाश करने वाला कौन सा था? बालक बंध। बालक बंध। जहां पर हम सम गुण अभ्रक का जारण कर रहे थे। ओके। और वृद्ध बंध हमने देखा था, वहां पर कितने गुण अभ्रक का जारण करके पारद भस्म कर रहे थे? छह षडगुण। गुण। है ना? वहां पर हमने देखा था देह लोह दोनों के लिए उपयोगिता, कि देह वेद के लिए या फिर लोह सिद्ध के लिए, लोह वेद के लिए, दोनों के लिए हमने देखा था उपयोगिता। ओके। पटुवत चूर्णत्वम ग्रीष्टो नाम उच्चेतमलम और निर्गंधो द्रवति क्षणात्, किसके लाभ थे? महाबंध। महाबंध। महाबंध के। महाबंध। महाबंध में हम पारद का किसके साथ दमन कर रहे थे? स्वर्ण या स्वर्ण रजत। स्वर्ण या रजत। स्वर्ण या फिर रजत। है ना? स्वर्ण या फिर रजत। निर्बीज बंध में पारद के साथ और क्या मिला रहे थे हम? सुवर्ण गंधक है। है ना? स्वर्ण स्वर्ण और गंधक। दैट इज पारद गंधक और स्वर्ण। वन 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 बाय फोर। है ना? वन 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 बाय फोर। कौन सी प्रॉपर्टी थी अपनी? स्वर्ण स्वर्ण परपटी। और स्वर्ण परपटी का रोग अधिकार क्या था? संग्रह। संग्रहण। है ना? गंध परपटी, पंचामृत परपटी, रस परपटी, है ना? स्वर्ण परपटी, सभी हमने कहा देखा था, संग्रहणी में देखा था। ओके। देह लोह विदायक किसके लिए कहा गया था? श्रृंखला बंध। श्रृंखला बंध के लिए। बाल आदि अखिल रोग निरोध किसके लिए कहा गया था? प्रपटी पोट बंध। बंध। है ना? पोट बंध। पोट बंध इज नथिंग बट अपनी परपटी। है ना? पोट बंध में हमने देखा था परपटी का निर्माण कर रहे थे। ओके। हट बंध में क्या हो रहा था परिणाम? मृत्यु मृत्यु। मृत्यु। है ना? मृत्यु हो रही थी। शुद्धि किए बिना अगर हम पारद का भस्म कर रहे हैं तो उसका अगर सेवन करेंगे तो मृत्यु होगी। अगर सुशोधित भस्म डेट इज रस का अगर हम मतलब क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो कौन सा बंध होगा अपना? शोधित आरोट बंध। और जिसको किसमें श्रेष्ठ बताया गया है? क्षेत्र क्षेत्रीकरण श्रेष्ठ। है ना? क्षेत्रीकरणात्, कि शरीर की सिद्धि के लिए डेट इज औषधि कर्म के लिए हमने देखा था श्रेष्ठ। ध्यान रखना ना, क्षेत्रीकरणात् श्रेष्ठ किसे कहा गया था? आरोट बंध के लिए कहा गया था। विशेषकर पाचन कृत कौन सा था अपना? पिष्टिका बंध। पिष्टिका बंध। पिष्टिका बंध। है ना? पिष्टिका बंध हमने देखा था, विशेष करके पाचन कृत था। ओके। रस सिंदूर की मात्रा 12 वर्ष से अधिक बालक में कितनी? एक रत्ती। एक रत्ती। एक रत्ती। 6 वर्ष के बालक में 1/3 रत्ती। 1/3। 1/3। 1/3 रत्ती। समीर पन्नग रस कहाँ मिलेगा? कंठस्थ, तलस्थ, उभयस्थ। उभयस्थ में। उभयस्थ। स्वर्ण भंग तलस्थ। तलस्थ में। तलस्थ। रस कर्पूर की मात्रा 1/64 to हाँ, 1/32। 1/। या 1/64 से 1/32 रत्ती। है ना? रस कर्पूर की मात्रा हमने देखी थी 1/64 से 1/32 रत्ती करके हमने देखी थी। ओके। रस पुष्प की हमने मात्रा देखी थी फिलम रोग में कितनी? आधी से ढाई 1/4 रत्ती। 1/4 गुंजा 1/4 रत्ती गुंजा वनंदी सेम। ओके। रस पुष्प की मात्रा मैंने पूछी थी अभी। रस पुष्प की मात्रा हमने मतलब देखी थी फिलम रोग में 1/4 रत्ती। इक्का में भी हमने देखा था 1/8 रत्ती। बालकों में विरेचन देने के लिए आधा गुंजा, और मतलब अडल्ट में विरेचन देने के लिए हमने 2.5 गुंजा, दैट इज 2.5 रत्ती देखा था। ये हमने किसकी मात्रा देखी थी? रस पुष्प की मात्रा देखी थी। कोई तो हैंड रेस करके मेरे को मुग्ध रस के घटक सुना दो। उर्वशी बोलो। सर पारद और खटी का है 1:2 का या रेशियो दोनों। पारद और खटी का हमने देखा था 1:2 रेशियो में हम यूज कर रहे थे। ओके। मुग्ध रस मतलब उसकी भी हमने ये देखी थी, अलग अलग मात्रा देखी थी। शिशु के फिरंग रोग और अतिसार में कितना? 1/4। 4 रत्ती। है ना? 1/4 रत्ती हम जल के साथ दे रहे थे। और गर्भिणी में अगर फिरंग रोग हुआ रहेगा तो एक एक रत्ती जल के साथ 1 या 2 मास के लिए।
या एक रत्ती जल के साथ 1 या 2 महीने के लिए हम प्रयोग कर पाएंगे। ओके, गर्भिणी में फिरंग रोग हो रहा है तो एक रत्ती 1 या 2 महीने के लिए। अगर बच्चे में, शिशु में अगर फिरंग रोग हो रहा है, अतिसार हो रहा है, तो 1/4 रत्ती करेंगे, यूज करेंगे, जल के साथ यूज करेंगे। ओके, तो ये उदराम है, डेट इज अतिसार, फिरंग, सिफिलिस, कुरंग, विशेष करके शिशु रोगों का हरने के लिए हम किसका प्रयोग करवा रहे थे? मुग्ध रस का प्रयोग करवा रहे थे। मुग्ध रस कौन से प्रकार की कल्पना थी? कूपी पक्व खरलीय कल्पना। या खरलीय कल्पना थी, है ना, खरलीय कल्पना थी, परपटी नहीं था यहाँ पर। ओके, कोई तो हैंड रेस करके मुझे जलों का बंध के प्रकार सुना दो। अनामिका बोलो। 3 प्रकार हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रगल्भावस्था। 8, 10, 12 अंगुल। 8, 10, 12 अंगुल, है ना, 3 हमने देखे थे, बाल्य, युवा, प्रगल्भ अवस्था, 8, 10, 12 अंगुल। जलों का बंध में हमने देखा था पारद, स्वर्ण और नाग, ये 3 थे, 1/2 एंड 1/4 करके। और स्त्री को द्रवित करने के लिए हम जलों का बंध का प्रयोग कर पाएंगे। जलों का बंध का वर्णन किसने किया था? रत्न समुच्चय। रत्न समुच्चय। रस रत्न समुच्चय। और भस्म बंध का वर्णन किसने किया था? रसार्णव। रसार्णव, है ना, तांडव। रसार्णव ने भस्म बंध बनाया था, बताया था, क्वेश्चन आ चुका है। और जलों का बंध तो डेफिनेटली फेमस है वो। जलों का बंध का वर्णन कौन कर रहे हैं? तो अपने रस रत्न समुच्चय वाले रस वाग्भटाचार्य कर रहे हैं ना, वाग्भट है यहाँ पर भी। ओके, यहाँ पर जो रस वाग्भट थे उनके पिता का नाम क्या था? नहीं देखा क्या हमने? सिंह गुप्त। ओके, तभी तो कंफ्यूजन था कि मतलब अष्टांग वाले भी सिंह गुप्त, उनके पिता का नाम भी सिंह गुप्ता, इनके भी पिता का नाम सिंह गुप्ता। तो दैट्स व्हाई देयर वाज अ कंफ्यूजन, बट डेफिनेटली दोनों अलग है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब उसमें कोई मतभेद नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ओके, तो हम नेक्स्ट चालू करेंगे। भारत अपना हो चुका है। हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देख चुके हैं हम, उसके बाद में हमने परिभाषा देखा है, यंत्र देखा है हमने, और पारद देखा है। और एज आई ऑलरेडी सेड कि यंत्र और पारद के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट टाइम पे पारद के संस्कार के ऊपर ही 2 क्वेश्चन थे एआईपीजीटी में। लास्ट टाइम पे रसशास्त्र के कुछ कम क्वेश्चन थे, 4 ही क्वेश्चन आए थे, उसमें से पारद के संस्कार के ऊपर ही 2 क्वेश्चन बने हुए थे। अदरवाइज उसके पहले अगर हम देख ले तो नियर अबाउट 6, 7, 8, नियर अबाउट वी कैन से 7 का मतलब एवरेज होता है, 7 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं केवल रस शास्त्र के, है ना, पीजी एंट्रेंस में, अपने पीजी एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ। बट लास्ट ईयर केवल 4 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 2 तो भारत के संस्कार के ऊपर थे एंड एक आई गेस यंत्र के ऊपर वगैरह था। ओके, तो यंत्र और भारत के संस्कार, ये भारत पूरा ही अपने को ढंग से करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चालू कर रहे हैं महारस। अभी अपना सीक्वेंस चलते जाएगा, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु एंड ऑल दैट। ओके, पहले हम महारस से स्टार्ट कर रहे हैं। अब महारस में खाली इतना पूछ लिया कि महारस की संख्या कितनी है, तो बोले कि 8। कोई आचार्य का मत नहीं पूछा है, खाली इतना पूछा है कि महारस की संख्या कितनी है, 8। बट आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, जमाना चलेगा वो, है ना, वो सब बच्चों वाली जमाना थी। मतलब वो तब के टाइम पे वो पढ़ाई अलग होती थी, अब के टाइम पे पढ़ाई अलग है ना। तो महारस की जनरल संख्या कितनी, 8। हम पहले रस रत्न समुच्चय को एज अ बेस करके रखेंगे, और फिर देखेंगे कि बाकी आचार्य या फिर बाकी ग्रंथकार ने क्या क्या डिफरेंस बताया। ओके, तो पहले हम देख रहे हैं रस रत्न समुच्चय के अनुसार 8 कौन से। श्लोक याद होना चाहिए, सिंपल सी बात यहाँ पर, है ना। अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, अद्रिज। अद्रिज किसका पर्याय है? तो शिला जतु का, है ना। शिला जतु कैसा होता है? पर्वतों से निकलता है, पिघल कर निकलता है, तो अद्रिज किसके लिए बोला गया? शिला जतु के लिए। सस्यक, दैट इज अपना तुत्थ, दैट इज अपना ब्लू विट्रियोल। चपल और रसक, है ना। तो पहले ऐसे 8 क्या है? तो ये रस है। अब यहाँ पर रस रत्न समुच्चय है, इनको रस करके 8 बता रहे। आगे जाके वो महारस भी बताएंगे, 8 बताएंगे, बट उनका नाम अलग देंगे। बट ये जो रस 8 बताए, इसी को लोग महारस करके काउंट कर लेते हैं। हम भी इसी को काउंट करेंगे, कोई कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम महारस 8 पहले देख रहे हैं, रस रत्न समुच्चय के अनुसार, दैट इज अपने वाग्भटाचार्य द्वारा लिखा गया। अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, अधृत, सस्यकम, चपलो रसकः च इति ज्ञात्वा अष्टौ संग्रहित रसायन। अभी हम देखेंगे अलग अलग आचार्य का मत क्या है। तो आयुर्वेद प्रकाश कौन थे ऑथर? आयुर्वेद प्रकाश के माधव माधव उपाध्याय। उपाध्याय। माधव उपाध्याय। माधव उपाध्याय ने माधव केवल उपाध्याय। एक ही महारस माना है, और उन्होंने केवल पारद का वर्णन किया है। क्वेश्चन बन चुका है कि पारद को केवल महारस मानने वाले कौन है? तो आयुर्वेद प्रकाश। आयुर्वेद प्रकाश इज लाइक केवल पारद महारस है, बाकी सभी उपरस है। ओके, तो आयुर्वेद प्रकाश ने केवल एक ही महारस बनाया, भारत, ये मैंने याद रखोगे। पहले तो यहाँ पर जो भी मैंने संख्या लिखाई है, उसमें आयुर्वेद प्रकाश केवल एक ही मान रहे महारस, और उसकी किसको माना है? भारत को। रस पद्धति 6 मानते हैं, कौन से 2 नहीं मान रहे, इतने डिटेल में आई वोंट से कि जाओ करके। अभी खाली इतना याद रखो, रस पद्धति 6 मान रहे,
इन्होंने विमल और सस्यक नहीं माना, ठीक है। रस उपनिषद 7 मान रहे, इन्होंने अभ्रक और रसक को नहीं माना है, बट पारद को इन्होंने भी काउंट कर लिया, पारद को काउंट किया, बट बाकी 6 भी काउंट किए। आयुर्वेद प्रकाश वॉज लाइक केवल पारद महारस है, बाकी कुछ नहीं है महारस। ओके, तो रस हृदय तंत्र ये तो 8 बता रहे, ये अभ्रक और चपल के स्थान पर कांतलो और हिंगुल बता रहे, ठीक है। गोरक्ष संहिता ये भी 8 बता रहे, ये चपल के स्थान पर हिंगुल बता रहे, इनके भी ठीक है। रसराज लक्ष्मी ये कितने बता रहे, 15। तो ये ध्यान में रखोगे कि रसराज लक्ष्मी ने कितना बताया, 15। आयुर्वेद प्रकाश ने कितना बताया, एक ही बताया, और जिसमें पारद इंक्लूड किया है ना। ये दो मेन याद रखोगे, बाकी आप संख्या याद रख लोगे, ठीक है। रस हृदय तंत्र गोरख संहिता रसरत्न समुच्चय सभी ने 8 माने, रस पद्धति ने 6 माने, रस उपनिषद ने 7 माने। दिस इज ऑप्शनल, है ना, ये करना है तो करो, ऑप्शनल, ठीक है। बट इतना तो करना ही है कि आयुर्वेद प्रकाश 1 मान रहे, रसराज लक्ष्मी 15 मान रहे, रस पद्धति 6, रस उपनिषद 7, रस हृदय तंत्र गोरख संहिता रस रत्न समुच्चय सभी ने 8 माना है। बट अपने को ध्यान में रखना है कि भारत को केवल महारस मानने वाले कौन थे, अपने आयुर्वेद प्रकाश थे, ठीक है। हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अभ्रक, अगर आप महारस में बोलोगे कि कौन से जो है जिसके पर मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन बनने के, तो एक अपना अभ्रक है और दूसरा अपना शिला जतु है। ये दो है जिनके पर मैक्सिमम चांसेस, जहाँ पर क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। अभ्रक का उन्होंने बहुत ही डिटेल में वर्णन किया है, क्योंकि पहला द्रव्य था, है ना। पहला डिजीज आता है ज्वर, लिखते जाते हैं, चरक हो सुश्रुत हो, मतलब जितना कम पढ़े उतना मतलब लिखते हो। तो वैसे रस रत्न समुच्चय होने दो, कोई भी होने दो, अभ्रक वॉज द अपना फर्स्ट महारस, तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में वर्णन है। तो अभ्रक के ऊपर क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस। महारस में इफ यू आर गोइंग टू चूज कि किसके लिए अच्छे से करना है, तो अभ्रक और शिला जतु ये दो अच्छी तरह से करना है अपने को। ओके, ऐसे नहीं है सभी कराऊंगा मैं, बट ये दो अच्छी तरह से करना है। ओके, तो अभ्रक का इंग्लिश नेम क्या है, माइका, ठीक है। अब जैसे हम शिव वीर्य, शिव बीज, ये सब हम किसके लिए देख रहे थे, हर वीर्य शिव, पारद है ना। तो भारत का जैसे शिव वीर्य था, तो वैसे ही मतलब यहाँ पर मतलब हम गौरी देवी पार्वती देवी पर आ रहे हैं, है ना। तो गौरी तेज, देवी बीज, है ना, ये सभी किसके पर्याय, तो ये सभी अभ्रक के पर्याय। और ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम बन चुके हैं कि शिव वीर्य अगर भारत का पर्याय, तो देवी बीज गौरी तेज ये किसका पर्याय, तो बोलेंगे अभ्रक का, है ना। गौरी तेज देवी बीज ये किसके पर्याय, अभ्रक का, ये इंपॉर्टेंट पर्याय। और इसी से मिलता जुलता क्या है, गंधक का, गंधक के लिए रज वर्ड यूज किया है, रज पुष्प। अब पुष्प मतलब ये होता है ना, जो अपने आर्तो प्रवृत्ति होती है उसको पुष्प बोलते हैं, उसी को रज बोलते हैं। तो गंधक के लिए बोला है गौरी पुष्प पार्वती रज। अभ्रक के लिए क्या बोला है, गौरी तेज देवी बीज, है ना। तेज बीज ये अभ्रक के लिए बोला है, पुष्प रज ये गंधक के लिए बोला है ना। वहां पर गौरी पार्वती की बात ही चल रही है, बट जब पुष्प और रज की बात चल रही है तो गंधक, और बीज और तेज की बात चल रही है तो अभ्रक के लिए बोला है। बाकी शिव से रिलेटेड वी नो कि शिव वीर्य शिव बीज ये सभी किसके पर्याय थे, तो पारद के पर्याय थे। तो ये याद रखोगे ना, मिलते जुलते पर्याय अच्छी तरह से करने हैं अपने को। जैसे हम द्रव्य गुण में भी मिलते जुलते पर्याय देखते रहते बार बार, कि उग्रगंध किसका था, उग्रगंधा किसका था, पलंकश किसका था, पलंकशा किसका था। आज हमने देखा ताम्र पल्लव ताम्र पुष्प। तो वैसे यहाँ पर भी रस शास्त्र में जो मिलने जुलने वाले पर्याय वो हम अच्छी तरह से करेंगे। तो शिव वीर्य शिव बीज पारद, गौरी तेज देवी बीज अभ्रक, गौरी पुष्प और पार्वती रज किसके लिए कहा गया है, तो गंधक के लिए कहा गया है। ओके, दूसरा क्या, जो भी आकाश बादल के नाम है वो सभी अभ्रक के नाम। अभ्र, अभ्र मतलब ही क्या होता है, तो बादल की बात होती है, हम देखते हैं ना निरभ्रम की बादल से रहित, ऐसे अभ्र। तो गगन, हमने गगन परपटी देखा था, उसमें अभ्रक था, क्योंकि गगन मतलब ही अभ्रक था। ख मतलब क्या होता है, आकाश, तो डेफिनेटली वो अभ्रक का पर्याय। आंतरिक्ष, है ना, आंतरिक्ष की बात चल रही है, तो वो भी किसका, अपना अभ्रक की बात चल रही है यहाँ पर। अनंतक, अपने आकाश कैसे होते हैं, अनंत, कभी खत्म नहीं होने वाले, कहीं पर भी चले जाओ, है ना। तो इसके लिए ये भी किसका पर्याय, अभ्रक का। अनंत किसका पर्याय, भारत का। ओके, अनंत किसका पर्याय, भारत का। अनंतक किसका पर्याय, अभ्रक का। यहाँ पर क लग गया तो अनंतक अभ्रक का, और अनंत किसका पर्याय था, तो भारत का। ओके, फिर क्या बता रहे, वज्र, वज्र हीरक का भी पर्याय, वज्र अभ्रक का भी पर्याय। वज्र एक्चुअली अभ्रक का एक भेद भी है, अभ्रक के हम भेद देखेंगे, 4 भेद देखेंगे, उसके 4 कलर के अनुसार और डिवाइड करेंगे। तो वज्र अपना हीरक का भी पर्याय, वज्र और किसका, अपना अभ्रक का भी पर्याय। ओके, तो वज्र अभ्रक भी है हीरक भी है।
कुवज्रक, कुवज्रक मतलब वज्र से कुछ कम गुणों वाला। ओके, किसको बोला गया? वैक्रांत। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ना। यहाँ पर जो ऊपर पर्याय लिखे गए दे आर इंपॉर्टेंट। वज्राभ, वज्र के समान। दुग्ध पाषाण, तो वज्र कौन सा है? अभ्रक और हीरक। कुवज्रक की कम गुणों वाला कौन सा अपना? तो वैक्रांत। वज्राभ की वज्र के समान कौन सा है? तो दुग्ध पाषाण। अंबर, ये भी हम आकाश के लिए यूज करते हैं, तो डेफिनेटली अभ्रक का पर्याय। अंबक किसका पर्याय? तो ताम्र का पर्याय। ख हम आकाश के लिए यूज करते हैं, है ना। ख आदि हम देखते हैं, ख आदि मतलब यहाँ पर मतलब क्या होता है? आकाश आदि। तो ख मतलब आकाश, दैट इज अभ्रक। और खग किसका पर्याय? काशिश का। बहुत सारे रसशास्त्र के श्लोक में खग वर्ड यूज किया जाता है काशिश के लिए, है ना। तो यहाँ पर सब मिलते जुलते पर्याय लिखे गए अपने। पहले याद रखना, अंबर आकाश वगैरह जो भी सब है सब किसके? अभ्रक के। तो अंबर इस अभ्रक, अंबक इस ताम्र, ख इस अभ्रक, खग इस आकाश, सॉरी काशिश। ओके, वज्र इस अभ्रक हीरक दोनों है। कुवज्रक वैक्रांत के लिए कहा गया है, वज्राभ दुग्ध पाषाण के लिए कहा गया है, अनंतक अभ्रक के लिए और अनंत पारद के लिए कहा गया है। ओके, बाकी क्या रह गया? तो यहाँ पर एक तो मेघ, है ना, सब बादल की बात चल रही है। अमल की मतलब निर्मल आकाश की बात चल रही है। आकाश। एक अपना व्योम, याद रखो, व्योम भी रिलेटेड टू आकाश, बट स्टिल व्योम अलग सा थोड़ा वर्ड है। व्योम। बहुपत्र, अब लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, है ना, 2022 में 20 में आया हुआ था। सुख निर्मोच्य पत्रम किसके मतलब लक्षण है करके? तो अभ्रक का। कि अभ्रक के जो पत्र है एक्चुअली उसके मतलब जो पार्ट्स है ना वो निकलते रहते, इजीली निकलते हैं। तो सुख निर्मोच्य पत्रम किसके लिए कहा गया है? तो अभ्रक के लिए कहा गया है। तो इसी के ऊपर मतलब उनका एक पर्याय भी है, बहुपत्र। पत्र मतलब लीव्स नहीं है, वो कैसे रहेंगे? रिमूवेबल हो गए, है ना, उसके मतलब कुछ कुछ पार्ट्स दल निकलते जाएंगे। तो बहुपत्र अभ्रक का पर्याय, जो इजीली निकल जाते हैं, तो इसके लिए उसको क्या बोला गया? सुख निर्मोच्य, मोच्य मतलब निकल जाना, सुख मतलब इजीली, पत्र मतलब उसके जो भी दल वगैरह टुकड़े वगैरह है ना, तो इजीली निकल जाएंगे। ये किसको बोला गया? अभ्रक के लिए। तो इसके लिए अभ्रक का इस वनौती पर्याय है बहुपत्र। ओके, तो मोस्टली आकाश के परे, आकाश और बादलों के परे, गगन, ख, अंबर, अंतरिक्ष, अनंतक, मेघ, व्योम, अमल, आकाश, है ना। बाकी वज्र अपने को ध्यान में रखना है, अभ्रक का भी है, हीरक का भी है। गौरी तेज वी ऑलरेडी सॉ कि मतलब भारत के लिए क्या आ रहा है, गंधक के लिए क्या आ रहा है, अभ्रक के लिए क्या आ रहा है करके, वैसे याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट, अभ्रक के प्रकार। अभ्रक के पहले 4 प्रकार हम करेंगे, पीनाक, नाग, मंडुक और वज्र अभ्रक। फिर ये जो 4 प्रकार है, ये 4-4 कलर में डिवाइड होंगे, तो मतलब टोटल हो गए 16 प्रकार, है ना। पहले तो हम 4 ही प्रकार देख रहे हैं, पीनाक, नाग, मंडुक और वज्र अभ्रक। फिर हम देख रहे हैं श्वेत, रक्त, पीत, कृष्णा। वन भेद से चारों अभ्रक के 4 प्रकार, मतलब पीनाक के 4, श्वेत, रक्त, पीत, कृष्णा। नाग के भी 4, मंडुक के भी 4, वज्र अभ्रक के भी 4, है ना। तो अभ्रक के पहले हम 4 प्रकार देख रहे हैं, पीनाक, नाग, मंडुक, वज्राभ्रक। और फिर 4 कलर है, वो चारों इसमें हम डिवाइड करेंगे, श्वेत, रक्त, पीत, कृष्णा। चारों अभ्रक के ये 4-4 कलर के 4 प्रकार, ऐसे करके हम पहले तो ये 4 याद रखो मेन तो, पीनाक, नाग, मंडुक और वज्राभ्रक, जिसमें वज्र अभ्रक ही श्रेष्ठ, है ना, और इसमें कृष्णा ही श्रेष्ठ अपना। ओके, पहले हम देख रहे हैं पीनाक अभ्रक। पीनाक अभ्रक कैसे होगा? पावक उपतप्तम विमुंचति दलोतक्षयम, कि अग्नि पर अगर हम इसको तप्त करेंगे तो इसके दल छूटने लग जाएंगे, है ना। इसके जो भी दल है वो छूटने लग जाएंगे। किसके लिए बोला गया? पीनाक अभ्रक के लिए। पावक तप्तम, क्या बोला? विमुंचति दलोतक्षयम, कि पीनाक अभ्रक कैसे होगा? अगर हम अग्नि पे तप्त कर रहे हैं तो इसके दल अपने आप छूटने लग जाएंगे। अब पीनाक अभ्रक अच्छी बात नहीं है, इसके सेवन से क्या हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और डायरेक्ट मृत्यु हो रही है ना। पीने से, पीने से क्या हो गया? कॉन्स्टिपेशन हो गया और मृत्यु हो गई। सो लेना, पीने से मतलब दारू पीने से चल रहा है यहाँ पर, पीनाक, है ना। तो दारू पीने से मलबद्धता हो गई और मृत्यु हो गई पीनाक अभ्रक से। उसके बाद हम देख रहे हैं नाग अभ्रक, है ना। नागवत कुर्यात ध्रुवनी, अगर हम इसको अग्नि पर मतलब दमन करेंगे तो क्या करेगा? नाग के समान मतलब आवाज करेगा, फुटकार भरेगा, है ना, ओंकार वगैरह बन रहा है। तो ये तो ठीक है, नाग अभ्रक है, नागवत कुर्यात कुर्यात ध्रुवनी, ध्वनि मतलब क्या? आवाज, कि नाग के समान आवाज करेगा, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब नाग अभ्रक का अगर हम सेवन करेंगे तो क्या होगा? तो मंडल कुष्ठ होगा, है ना, जहाँ पर चत्ते वगैरह आते हैं, मंडल कुष्ठ वगैरह होता है। वैसे आचार्य चरक के अनुसार मंडल कुष्ठ में कौन से दोष की प्रधानता? बात की पित्त कफ के कफ की, है ना। क्या सीक्वेंस चलता है अपना कुष्ठ के? महाकुष्ठ,
सही से बोलो। कुश के 7 प्रकार। कपाल उदुम्बर मंडल कपाल मंडल पुंडरीका कलिश। या कपाल औदुंबर मंडल। कपाल इज वातज, औदुंबर इज पित्तज, मंडल इज कफज, है ना। खाली जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ, कोई ये नहीं है। मंडल कुश इज कफज कुष्ठा, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ। तो नाग अभ्रक के सेवन से क्या हो रहा है, तो मंडल कुष्ठा इमेजिन कर लेना है। नाग कैसे थे, नाग के ऊपर गोल गोल चलते थे, तो ये नाग ने अपने को मतलब दंश कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मंडल कुष्ठ। नाग दंश नहीं कर रहा है, नाग नामक अभ्रक का जब हम सेवन कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो मंडल कुष्ठ हो रहा है। ओके, याद रखो। और वैसे भी अपने को पता है, जब हमने देखा है कि शुक्र कुष्ठ में वगैरह हम क्या करते हैं, तो वहां पर हम जो सर्प की मसी वगैरह होती है वो हम यूज करते हैं। सर्प की मसी हमने मतलब और भी कृष्णीकरण वगैरह करने के लिए भी देखा हुआ है ना, यूज करते हैं हम। मंडूक अभ्रक, तो मंडूक अभ्रक कैसे होगा, जब मारने वाला होगा, तो बोले उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य मंडूकम दमातम पद्धति। अगर हम अग्नि में डाल रहे इसको, तो उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य यहाँ से वहां वो जंप करते रहेगा, है ना। तो उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य मंडूकम दबाती पद्धति। मंडूक अभ्रक के लिए कहा गया है कि अगर आप अग्नि पर दमन कर रहे हो, है ना, तो ये जब मारते रहेगा। इसके सेवन से क्या होगा, अश्मरी होगा। खाली ये आया ऐसे नहीं है, सभी के बारे में क्वेश्चंस बने हुए हैं। मैंने खाली लिख दिया, मतलब ये नहीं है कि मंडूक अभ्रक का खाली अश्मरी आया हुआ है, सबके पर बना हुआ है। मृत्यु भी बना है, मंडल कुछ भी बना है, कभी ना कभी किधर ना किधर सब कुछ बने हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स बने हुए हैं, है ना। वज्राभ्रक वनी संतप्तम निर्मुक्त अशेष वैकृतम। अगर इसको हम अग्नि पे तप्त करेंगे, तो इसके दोष, है ना, निर्मुक्त अशेष वैकृतम, जो भी इसकी विकृति रहेगी वो सभी दूर हो जाएंगे। मतलब इसका क्या हो गया, इसका शोधन हो गया, ये अच्छा ही है ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, पिनाक अभ्रक था, हम अग्नि पर डालने पर अपने दल वगैरह छोड़ रहा था। नाग अभ्रक था, अग्नि पर डालने पर नाग के समान ध्वनि कर रहा था। मंडूक अभ्रक था, अग्नि पर डालने पर यहाँ वह जम कर रहा था। वज्राभ्रक कैसा था, अग्नि में संतप्त करने पर, अग्नि पर अगर हम गर्म करें, तो निर्मुक्त अशेष वैकृतम, जो भी उसकी विकृति थी, जो भी उसकी मतलब दुष्टि थी, दोष वगैरह था, वो दोषों से रहित हो गया, है ना। निर्मुक्त अशेष वैकृतम, इसकी जो भी विकृति थी वो सब चली गई। तो कभी ऐसा रहेगा, वनि संतप्तम निर्मुक्त अशेष वैकृतम, किसके लिए कहा गया है, पिनाक, नाग, मंडुक या वज्राभ्रक के लिए। तो बोलेंगे वज्र अभ्रक के लिए कहा गया है। तो इसके सेवन से क्या होगा, देह लोह करम, कि देह सिद्धि लोह सिद्धि दोनों के लिए हम यूज करेंगे। सर्व रोग हरम परम, ये अच्छा वाला है ना। तो देह लोह करम और सर्व रोग हरम परम किसके लिए कहा गया है, वज्राभ्रक। मंडुक अभ्रक से क्या हो रहा है, अश्मरी, मंडुक को अश्मरी हो गई थी। नाग को क्या हो गया था, कुष्ठ हो गया था। ये नाग अपने को पता है, कुष्ठ में हम यूज करते हैं, श्वेत्र जैसे कंडीशन में हम यूज करते हैं नाग का, है ना। और पीनाग से क्या हो रहा था, तो मृत्यु हो रही थी, मलबद्धता हो रहा था। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से करेंगे। और जो हमने 4 कलर के अनुसार देखे थे, श्वेत पीत रक्त कृष्ण वगैरह करके, है ना, तो उसमें भी जो कृष्ण वाला है वो श्रेष्ठ है। ओके। तो बोले कृष्ण वन का जो अभ्रक है, चारों प्रकार में श्रेष्ठ और कोटि गुण अधिकम। बोले कोटि कोटि, करोड़ों गुण मतलब क्या होता है, उनसे बेटर है करके। तो ठीक है, कलर की बात आ गई, कलर में श्रेष्ठ कौन सा पूछा है, श्वेत पीत रक्त कृष्ण में तो अभ्रक है कृष्णा। बाकी पिनाक नाग मंडूक वज्राभ्रक में पूछा है तो वज्राभ्रक, है ना। और अगर श्लोक के वर्ड दे दिए तो वी शुड बी एबल टू कैच। उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य मंडूक के लिए कहा गया है, निर्मुक्त अशेष विकृतम वज्राभ्रक के लिए कहा गया है। ये तो कोई नहीं पूछेगा, नागवत को रियात ध्वनि नाम में ही है। पावक उत्तप्तम विमुंचति दल दलोच्छयम किसके लिए कहा गया है, तो पिनाक अभ्रक के लिए। प्रशस्त अभ्रक के लक्षण, तो पृथु दलम, जिसके दल कैसे हो गए, मोटे मोटे हो गए, छूट तो रहे बट कैसे, मोटे। भारतो अधिकम, जो हैवी होता है ना। अभ्रक कैसे होना चाहिए, तो हैवी होना चाहिए, भारतो अधिकम। और क्या बोला है, सुख निर्मोच्य पत्र, जिसके पत्र इजीली रिमूव हो जाए। और क्या बोला गया है, नीला अंजन उपमम, नीला अंजन के समान दिखने वाला, है ना। अंजन के प्रकार जब हम देखेंगे 5 प्रकार वगैरह, स्त्रोतांजन, नीलांजन, पुष्पांजन वगैरह, तो बोले नीलांजन के समान दिखने वाला है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है। सुख निर्मोच्य पत्र किसके लिए कहा गया था, तो अभ्रक के लिए कहा गया है। अभ्रक के दल कैसे होने चाहिए, तो मोटे होने चाहिए। अभ्रक हैवी होना चाहिए, भारतो अधिकम। सुख निर्मोच्य पत्रम, जिसके पत्र वगैरह इजीली रिमूव हो जाए और जो नील अंजन के समान दिखे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रशस्त, सबसे बेस्ट अभ्रक हम बोलेंगे। अब देश भेद से अभ्रक के प्रकार बता रहे, तो अपने को क्या करना है, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ ऐसे चलना है ना। तो हिम शैलोत्थ,
कि मतलब हिमवान भूमि दैट इज पर्वत पर पाए जाने वाले, दैट इज हिमालय शैल, शैल मतलब पर्वत, हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाले अपने उत्तम पूर्व शैलोत्तर ईस्टर्न वाले जो भी मतलब माउंटेन्स है वहां पर पाए जाने वाले मध्यम, और दक्षिण अद्रिज, अद्रिज अभी मैंने बोला था पर्वत, शिला जतु के लिए पर्यायपद यूज किया गया था अद्रिज, क्योंकि शिला जतु, शिला मतलब ये होता है कि मतलब पत्थर में से निकल रहा है, पर्वतों में से तप्तों का निकल रहा है, तो दक्षिण पर्वतों में से मिलने वाला जो अभ्रक होगा वो कैसे होगा, अधम। तो अपने को क्लॉकवाइज चलना है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ। तो नॉर्थ वाला डेट इज हिम शैलोत उत्तम, पूर्व शैलोत मध्यम, और दक्षिण अद्रिज वाला अधम। ओके, अगर हम अशोधित बिना अभ्रक का शोधन किए अगर हम उसका भस्म बना रहे और वो हम सेवन करें तो उसकी वजह से क्या होगा, रित पार्श्व पीड़ा, शोफ, क्षय, पांडु, कुष्ठ। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, रीड कर लो, उसकी चिकित्सा इज इंपॉर्टेंट। अगर हम अभ्रक को शोधन किए बिना अगर हम उसका भस्म कर रहे हैं और उसका अगर हम सेवन करें तो हृदय और पार्श्व में पीड़ा होगा, शोफ होगा, क्षय होगा, पांडु होगा, कुष्ठ होगा। अगर हम चंद्रिका युक्त अभ्रक का सेवन कर रहे हैं, ध्यान में रहेगा अपने को, जब हम भस्म की परीक्षा देख रहे थे तब हमने देखा था निश्चंद्र, निरुत्थ, है ना, ये सब हमने देखे थे। निरुत्थ के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, निरुत्थ भस्म परीक्षा के लिए रजत का। रजत का यूज कर रहे थे, है ना। और फिर हम मतलब मित्र पंचक का यूज कर रहे थे, मित्र पंचक का यूज कर रहे थे, पुनर्भाव। अपुनर्भव। यस, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंद्रिका युक्त, अगर चंद्रिका युक्त अभ्रक भस्म होगा, निश्चंद्र होना चाहिए। डेफिनेटली हमने देखा था कि मतलब कैसा होना चाहिए, निश्चंद्र, चंद्र वगैरह नहीं होने चाहिए, गोल गोल उसमें दाने वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर हम चंद्रिका युक्त अभ्रक का सेवन करेंगे तो वो कैसा होगा, यथा विषम, यथा वज्रम, शस्त्र अग्नि ही प्राणः भवेत। बोले जैसे विष, वज्र, वज्र मतलब क्या होता है, तो जैसे मतलब वो चक्र, गोल चक्र वगैरह होता है, या फिर मतलब ये से लाइटनिंग्स वगैरह की बात चल रही है। शस्त्र और अग्नि जैसे प्राण नाशक होते हैं, वैसे चंद्रिका युक्त अभ्रक भी क्या होगा, प्राण नाशक होगा। तो ये लाइन आ जाएगा, यथा विषम यथा वज्रम शस्त्र अग्नि प्राणः भवेत, किसके लिए कहा गया है, तो बोलोगे चंद्रिका युक्त अभ्रक भस्म सेवन के लिए कहा गया है, कि विष के समान, वज्र के समान, यहाँ पर वज्र मतलब लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की बात चल रही है, शस्त्र और अग्नि के समान क्या है, तो ये प्राण नाशक, हाँ मतलब क्या होता है, नाशक। तो ये चंद्रिका युक्त भस्म के लिए कहा गया है। अगर आप चंद्रिका युक्त भस्म का सेवन करोगे, अभ्रक भस्म कैसा होना चाहिए, निश्चंद्र, चंद्रिका से युक्त नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रिका से युक्त भस्म का सेवन कर रहे हो तो विष के समान, वज्र के समान, शस्त्र के समान और अग्नि के समान क्या है, तो प्राण नाशक होगा, ऐसे करके कहा गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं अभ्रक का शोधन, है ना। अभी हमने देखा अभ्रक अगर हम बिना शोधन करके प्रयोग करेंगे तो हृदय पार्श्व पीड़ा, शोफ, क्षय, पांडु और कुष्ठ हो रहा है। तो हम किसी बात है, सीधी बात है, कोई भी मतलब रस, मारस, उपरस वगैरह कुछ भी हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो शोधन करके ही प्रयोग करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अभ्रक का शोधन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है, केरला में वगैरह बना हुआ था, बहुत जगह पर एक्चुअली, ऐसा नहीं है। तो बोले कांजी, गोमूत्र, त्रिफलाक्वाथ, बदरक्वाथ या फिर गोदुग्ध, इनमें से कोई भी एक ले लो। इसमें अपने को क्या करना है, अभ्रक को तप्त करके 7 बार बुझाना है। कांजी, गोमूत्र, त्रिफलाक्वाथ, बदरक्वाथ या गोदुग्ध, इनमें से कौन सा भी एक लिक्विड ले लो, उसमें अपने को अभ्रक को तप्त करके 7 बार बुझाओगे तो अभ्रक का शोधन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से 5 है वो ध्यान में रखो, कांजी, गोमूत्र, त्रिफलाक्वाथ, बदरक्वाथ और गोदुग्ध, इन पांचों में से कोई भी एक ले लो। उसमें अभ्रक को क्या करना है, अपने को गर्म करना है और उसमें बुझाना है, 7 बार बुझाना है। एक बार गर्म किया बुझाया, फिर एक बार गर्म किया बुझाया, ऐसे 7 बार बुझाना है, तो अभ्रक का शोधन हो जाएगा। ओके, उसके बाद धान्य अभ्रक का निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट, यूजी पीजी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभ्रक के यूनिफॉर्म कण बना रहे हैं हम। ओके, उसका भस्म वगैरह निर्माण करना है तो मोटे के मोटे टुकड़े वगैरह हम नहीं लेने वाले हैं। हमने देखा था पृथुदलम कि अभ्रक के क्या होते हैं, मोटे मोटे दल वगैरह होते हैं, है ना। तो अपने को एक यूनिफॉर्म उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स चाहिए ताकि हम उसका भस्म ठीक तरह से बना सके। तो हम क्या करेंगे, धान्य अभ्रक निर्माण करेंगे। तो धान्य अभ्रक निर्माण कैसे कर रहे हैं हम तो हमने शुद्ध अभ्रक ले लिया, दैट इज अभ्रक का शोधन हमने कर लिया पहले। अभ्रक का शोधन करके उसमें 1/4 धान्य रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार, और फिर मतलब क्या, तो संभाग धान्य किसके अनुसार, रस रत्न समुच्चय के अनुसार। पहले हम एक ले लेंगे, रसेंद्र सार संग्रह, जिन्होंने बोला था फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 किलो अभ्रक ले लिया तो वहां पर आप क्या करोगे, 250 ग्राम धान्य ले लोगे, है ना, जो नुकीला वगैरह अपने धान्य वगैरह।
इसको बोरी में भर दोगे, है ना, अदरक को, धान्य वगैरह को। फिर वहां पर आप क्या करोगे, 3 रात्रि कांजी में डुबो कर रखोगे। 3 रात्रि आप उसको कांजी में भिगो कर रखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, मर्दन करोगे, बाहर से एक्सटर्नल मतलब क्या कर रहे हो, प्रेशर फोर्स वगैरह देकर मर्दन वगैरह कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, बोरी के होल में से जो भी अबरक वगैरह वो सब निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम अबरक के छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह कर रहे हैं धान्य अबरक में। तो धान्य अबरक में प्रोसीजर, नो वन इज गोइंग टू आस्क प्रोसीजर पीजी एग्जाम में। धान्य अबरक में क्या पूछेंगे कि धान्य आप कितने प्रमाण में ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर रसेंद्र सार संग्रह बता रहे अभ्रक के 1/4 और रस रत्न समुच्चय बता रहे कि हम समभाग धान्य लेंगे करके। ये याद रखो, कंबल या बोरे की पोटली बना देंगे, उसमें रख देंगे, 3 रात्रि कांजी में भिगो कर रखेंगे, फिर मर्दन करेंगे, जिससे धान्य अभ्रक निर्माण हो जाएगा। अब धान्य अभ्रक निर्माण क्यों करें, बिकॉज वी वांट छोटे छोटे अभ्रक के यूनिफॉर्म पार्टिकल्स, है ना, सेम साइज के यूनिफॉर्म पार्टिकल्स वगैरह चाहिए, जिसकी वजह से हम उसका क्या कर सके, भस्म कर सके। अपने को बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं चाहिए। तो धान्य अभ्रक के लिए हम 1/4 धान्य, ये सब मात्रा में धान्य लेंगे। 1/4 इस एज पर रसेंद्र सार संग्रह और समभाग धान्य रस रत्न समुच्चय के अनुसार। दोनों को हमने कंबल की बोरी या फिर मतलब कंबल या बोरे के पोटली में वगैरह रख दिया, 3 रात्रि कांजी में हमने भिगो दिया, उसके बाद मर्दन किया, तो धान्य अभ्रक की निर्माण हो गई। ओके, अब क्या करेंगे, उसके बाद अभ्रक का मारन करेंगे। मारन करेंगे मतलब क्या होता है, एनीवन व्हाट इज मारन करेंगे, क्या करेंगे हम, किसका निर्माण करेंगे, भस्म निर्माण। भस्म का, है ना। मारन करना मतलब भस्म का निर्माण करना, सिंपल लैंग्वेज में, है ना। इतना याद रखो, मारन करना मतलब भस्म बनाना है। तो अभ्रक का मारन करना मतलब अभ्रक का भस्म बनाना है। तो अगर नॉर्मल रोग निवृत्ति के लिए अगर हम अभ्रक का भस्म बना रहे हैं, तो हम 20 से 100 फूट देंगे, है ना। अगर अपने को अभ्रक का यूज करना है नॉर्मल रोग निवृत्ति के लिए, जनरल रोग निवृत्ति के लिए अगर अपने को प्रयोग करना है, तो वहां पर हम अभ्रक को 20 से 100 फुट देकर उसका भस्म बनाएंगे। अगर अपने को अभ्रक का रसायन, ये देख चुके हम ना, अभ्रक का रसायन कर्म वाजीकरण, इसके लिए कितना फूट लगेगा ये हम देख चुके हैं पहले, जब हम फूट स्टार्ट किए थे तब। तो अभ्रक का रसायन कर्म करने के लिए यूज करना है, तो 100 से हम 1000 फुट का यूज करेंगे। अभ्रक का अगर वाजीकरण करने के लिए यूज करना है, तो 10 से 500 फुट हम देकर उसका भस्म बनाएंगे और उसका हम यूज करेंगे, है ना। तो रोग निवृत्ति के लिए 20 से 100 फुट, रसायन कर्म करने के लिए 100 से 1000 फुट, और वाजीकरण कर्म करने के लिए 10 से 500 फुट का हम प्रयोग करवाएंगे, अगर अपने को अभ्रक का प्रयोग करना है तो, है ना। पहले याद रखना व्हाट इज मारन, मारन मतलब अपने को भस्म बनाना है। तो अगर अपने को अभ्रक भस्म कोई रोग निवृत्ति के लिए यूज करना है, तो अब 20 से 100 फुट, रसायन कर्म करने के लिए यूज करना है तो 100 से 1000, और वाजीकरण कर्म करने के लिए यूज करना है तो 10 से 500 फुट देंगे। अब यहाँ पर बता रहे अभ्रक का मारन हम करेंगे कैसे, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मेन याद रखना है कि किसके साथ हम मर्दन कर रहे हैं, कास मर्द स्वरस। अभ्रक का मर्दन किसके साथ कर रहे हैं, तो कास मर्द स्वरस के साथ। कास मत का लैटिन सुना दो कोई तो, कैसिया ऑक्सीडेंटल। कैसिया ऑक्सीडेंटालिस, है ना, कैसिया ऑक्सीडेंटालिस। चक्र मर्द हम देखते हैं कैसिया टोरा, है ना, और कैसिया फिस्टुला वी ऑल नो, आरंभत के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, धान्य अभ्रक हमने ले लिया, उसमें कासमर्द स्वरस की भावना देकर हमने मर्दन कर दी, कासमर्द के साथ हमने स्वरस के साथ मर्दन कर दिया। फिर हम कौन सा पूट देंगे, गज पूट देंगे, यहाँ पर याद रखो अच्छी तरह से, है ना। वहां पर सब अलग अलग मत चल रहा था जब हम पूट में देख रहे थे, यहाँ पर याद रखो, कभी इतना सा आ जाएगा कि अभ्रक भस्म निर्माण करने के लिए कौन से पूट का प्रयोग करोगे, तो गज पूट। किसके साथ मर्दन करोगे, तो कासमर्द स्वरस के साथ मर्दन करोगे, है ना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही अच्छी तरह से करना है। धान्य अभ्रक के ऊपर क्वेश्चन कॉमनली बनता है, अभ्रक के शोधन मारन के ऊपर क्वेश्चन कॉमनली बनता है, और अभ्रक के जो 4 प्रकार हमने पहले देखे थे, पिनाक, नाक, मंडूक, वज्र अभ्रक, उसके ऊपर भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, है ना। मतलब वी कैन से अगर इनको महारस के ऊपर बनाना है तो अभ्रक के ऊपर ज्यादा बनाएंगे, और अभ्रक के ऊपर भी बनाना है तो उसके शोधन के ऊपर, उसके 4 प्रकार के ऊपर, वहां पर क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। ओके, तो अभ्रक का भस्म बनाना कैसे है, तो हमने धान्य अभ्रक लिया, ओके, क्योंकि धान्य अभ्रक मतलब छोटे छोटे कण हो गए यहाँ पर अभ्रक के, उसको हमने कासमर्द स्वरस के साथ मर्दन कर दिया और 10 गजफूट दिया। अब गजफूट का मेरे को डायमेंशंस बताओ, एक आयाम विस्तार और एक राजस्थ, निम्नता। एक राजस्थ, है ना। एक राजस्थ मतलब कितना अंगुल था, 30 अंगुल। 30 30 अंगुल। अंगुल। 30 अंगुल। एक राजस्थ मतलब 30 अंगुल। 2 हस्त प्रमाण का कौन सा मतलब अपना तो फुट,
दो हस्त प्रमाण, महापुट 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 है ना, महापुट दो हस्त गता। एक हस्त मतलब कितना अंगुल था? 24 अंगुल 24 अंगुल, 24 है ना। याद रखते रहो, पीछे भी मतलब अपना रिवीजन चलते जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखो, अभ्रक मारण करने के लिए पहले हम धान्य अभ्रक को कासमद सोरस के साथ मर्दन कर देंगे, फिर हम उसको 10 गज फूट देंगे तो अभ्रक का भस्म निर्माण हो जाएगा। ओके। रसायन कर्म करना है तो 100 से 1000 फूट, वाजीकरण कर्म करना है तो 10 से 500 फुट, और रोग निवृत्ति के लिए 20 से 100 फुट। दिस इज जनरल कंसिडरेशन। बट नॉर्मली अभ्रक खाली मारन पूछा है, अभ्रक का भस्म निर्माण करना है तो वहां पर हम धान्य अभ्रक को कासमत सोरस के साथ मर्दन करेंगे, 10 गज फुट देंगे तो अभ्रक भस्म का तैयार हो जाएगा अपना। अभ्रक भस्म के लक्षण क्या बताए? निश्चंद्र सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। निश्चंद्र अभ्रक भस्म कैसा होना चाहिए? चंद्र रहित होना चाहिए। याद रहेगा अपने को कि निश्चंद्र जब हम मतलब देख रहे थे परिभाषा प्रकरण में, तब हमने देखा था अभ्रक स्वर्ण रजत आदि भस्मों के लिए करते हैं करके, बट मेन तभी भी मैंने बोला था अभ्रक के लिए हम करते हैं, है ना। निश्चंद्र हम किसके लिए करते हैं? अभ्रक के लिए। कि अभ्रक का भस्म कैसा होना चाहिए? चंद्रिका रहित होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ओके। फिर क्या? अभ्रक के भस्म का अमृतीकरण। कोई तो पहले हैंड रेस करके आंसर देगा, अमृतीकरण हम क्यों करते हैं करके। परिभाषा प्रकरण, अमृतीकरण हम क्यों करते हैं? मुंताजिर बोलो। गुणों की वृद्धि करने के लिए। गुण की वृद्धि होती है, वन की हानि होती है। क्यों करते हैं हम? प्रीता बोलो। शेष दोष या शेष दोष निवारण करने के लिए। उसमें अगर आपने भस्म बना दिया, भस्म बनने के बाद भी अगर कोई बचे कुचे दोष है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? अमृतीकरण करेंगे। अमृतीकरण करने से क्या होगा? गुणों की वृद्धि होगी, वन की हानि होगी, ये तो हमने देखा ही था। बट अमृतीकरण हम क्यों कर रहे थे? अगर किसी का भी हमने भस्म कर दिया, उसमें अगर कोई बचे कुचे दोष है उसको दूर करना है, तो हम अमृतीकरण करेंगे। अमृतीकरण हम सबका नहीं देखेंगे, कुछ स्पेसिफिक देखेंगे। अभ्रक का तो हम डेफिनेटली देखेंगे। ओके। तो यहाँ पर हमने 10 भाग अभ्रक भस्म लिया, 16 भाग त्रिफला क्वाथ लिया, और 8 भाग हमने गोघृत लेकर भाग किया। तो इसकी वजह से क्या होगा? अभ्रक भस्म का अमृतीकरण हो जाएगा। दैट मीन्स अभ्रक भस्म में अगर कोई दोष रह गए थे, शेष दोष रह गए थे, उसका नाश होगा। अभ्रक भस्म के गुणों में वृद्धि होगी, और फिर मतलब उसके वन की हानि होगी। तो हम क्या कर लेंगे? तो लोहितीकरण वगैरह कर लेंगे, है ना। रक्त वर्ग के द्रव्य के साथ लोहितीकरण कर लेंगे। होप से समझ में आ रहा है। पहले हम क्या करेंगे? कोई भी मतलब चीज होगा उसका हम शोधन करेंगे, फिर उसका मारन करेंगे। शोधन करने के बाद हम भस्म बनाएंगे, डेट इज मारन करेंगे। मारन करने के बाद भी, डेट इज भस्म बनाने के बाद भी, अगर कोई दोष शेष रह गया है तो उसके लिए हम अमृतीकरण करते हैं। अमृतीकरण से क्या होता है? गुणों में वृद्धि होती है, वर्ण में हानि होती है, उसका कलर फीका पड़ जाएगा। तो अगर उसका रेडिश कलर वगैरह लेके आना है, लोहितीकरण करना है, तो वहां पर हम रक्त वर्ग के द्रव्य के साथ उसका मतलब जो भी है सिद्धि वगैरह करेंगे हम। ओके। तो अभ्रक भस्म का अमृतीकरण करने के लिए 10 भाग हमने अभ्रक भस्म लिया, 16 भाग त्रिफला क्वाथ लिया, और 8 भाग गोघृत लेकर हमने पाक किया, जिसकी वजह से अभ्रक भस्म का अमृतीकरण हो जाएगा। चंद्रिका युक्त भस्म से हानि, ये लाइन पहले ही मैं लिख चुका था, वापिस से। यथा विषम यथा वज्रम शस्त्र अग्नि प्राण भवेत। कि चंद्रिका युक्त अगर अभ्रक भस्म का अगर हम सेवन करें तो विष के समान, वज्र के समान, शस्त्र अग्नि के समान ये प्राण नाशक होगा। ये कौन बता रहे? रस प्रकाश सुधाकर। कौन बता रहे? डैट डजंट मैटर, क्या बता रहे? डैट इज इंपॉर्टेंट। रस रत्न समुच्चय का हम पहले देख चुके थे, यही वाली बात, कि अगर वो निश्चंद्र नहीं है, चंद्रिका युक्त है अभ्रक भस्म, तो अगर उसका हम सेवन कर रहे हैं, सेवितम चंद्र से युक्तम मेहम मंद अनलम चरेत। मेह मतलब प्रमेह, है ना, मूत्र विकार प्रमेह, और फिर बोले मंद अनलम की अग्नि मंद हो जाएगी। अगर हम चंद्रिका युक्त भस्म का सेवन करेंगे तो प्रमेह और अग्नि मंद हो जाएगा। ओके। ये कौन बता रहे थे? रस रत्न समुच्चय। आयुर्वेद प्रकाश क्या बता रहे? सचंद्रम विश्वत गेयम मृत्यु कृत व्याघ्र रोमवत। बोले जैसे व्याघ्र का बाल अगर आप खा लोगे, आपके आंत्र में छिद्र परफोरेशन वगैरह करेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही चंद्रिका युक्त अभ्रक भस्म भी है। अगर आप सचंद्र, दैट इज चंद्रिका युक्त अभ्रक भस्म का सेवन करोगे तो विश्वत गेयम, विष के समान वो मृत्युकृत होगा। बोले कैसे? जैसे व्याघ्र का रोम, जैसे व्याघ्र का, है ना, बाघ का जैसे रोम होता है जो आंत्र में छिद्र कर देता है, वैसे चंद्रिका युक्त अभ्रक भस्म भी क्या करेगा? मारक होगा। ये आयुर्वेद प्रकाश ने बताया। ये उत्तराखंड के 2011 के पीजी वाले एग्जाम में आ चुका है ना। तो यहाँ पर चंद्रिका युक्त अभ्रक भस्म सेवन से हानि, इसके लिए बहुत बार हमने देखा है कि निश्चंद्र
ये अभ्रक भस्म सेवन। अभ्रक भस्म की परीक्षा विधि है कि अभ्रक भस्म में चंद्रिका युक्त नहीं होना चाहिए, कि छोटे छोटे बॉल्स वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर वो चंद्रिका युक्त है तो विष के समान, वज्र के समान शस्त्र, अग्नि के समान प्राण नाशक हो गए। चंद्रिका युक्त अगर हम अभ्रक भस्म का सेवन करें तो प्रमेय और अग्नि मंद करेगा। चंद्रिका युक्त अगर हम अभ्रक भस्म का सेवन कर रहे हैं तो व्याघ्र रोम के समान मारक होगा, है ना। बन चुके सभी लाइन बन चुके हैं। एक भी लाइन ऐसा नहीं कि कहीं बनानी है, सभी लाइन, तीनों लाइन बन चुके हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हम अशुद्ध अभ्रक भस्म का सेवन कर रहे हैं तो उसके दोष नाशन करने के लिए क्या करेंगे। अगर गलती से अगर हमने अशुद्ध अभ्रक भस्म का सेवन कर लिया, है ना, जिसकी वजह से हमने पहले देखा था कुष्ठ, पांडु, रित और फिर मतलब पार्श्वशूल वगैरह हो रहा था, तो उसका मतलब नाश करने के लिए हम क्या करेंगे। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार। उमा फल, दैट इज अतसी, है ना, अतसी का फल, इसको जल में पीसकर 3 दिन तक हम सेवन करेंगे। अभ्रक की हर एक लाइन कहीं ना कहीं आई हुई है ना, इतना इंपॉर्टेंट है अभ्रक। तो अशुद्ध अभ्रक भस्म की वजह से अगर कोई मतलब विकृति हो गई है, कोई भी डिजीज हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उमा फल दैट इज अतसी को जल में पीस कर 3 दिन तक हम सेवन करेंगे। ओके, तो ये सब हो गया अपना अभ्रक भस्म हम कैसे बना रहे थे। अभ्रक भस्म अगर चंद्रिका युक्त होगा तो क्या क्या होगा, और अगर अशुद्ध अभ्रक भस्म का सेवन करने के पर अगर कोई विकार हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए हम उमा फल का दैट इज अतसी का यूज करेंगे, हम जल में पीस कर 3 दिन तक हम सेवन करेंगे। अभ्रक का सत्व पातन, अभ्रक में से सत्व कैसे निकालेंगे। तो एक लखनऊ के 2002 में क्वेश्चन आया हुआ था कि अभ्रक के सत्व पातन से किसका उत्पाद होता है, मतलब क्या मिलता है अपने को। तो वहां पर आंसर था लोह, है ना। अभ्रक के सत्व पातन से किसकी उत्पत्ति होती है, क्या उत्पाद होता है, तो आंसर था लोह। लखनऊ के 2002 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मतलब नहीं होता ना 2002 में आया तो अब नहीं आएगा करके, सिलेबस वही है, अभ्रक वही है, अभ्रक कोई चेंज नहीं हो गया, तो आगे भी बन सकता है। तो अभ्रक का सत्व पातन हम करेंगे कैसे। अभ्रक लेना है 1/4 टंकन, है ना, और क्या करेंगे यहाँ पर हम मुश्ली सोरस के साथ मर्दन कर देंगे। फिर कोष्ठिका यंत्र में हम दमन करेंगे, जिसके वजह से सत्व निकलेगा। कौन सा सत्व निकलेगा, तो लोह निकलेगा वहां से, है ना। तो अभ्रक का सत्व पातन, तो सत्व पातन के लिए हम कौन से गण का प्रयोग करवाते हैं, सत्व पातन के लिए हम कौन से गण के प्रयोग करवाते हैं, द्रावक गण के, द्रावक द्रावक गण, है ना। द्रावक गण, मित्र पंचक। द्रावक गण और मित्र पंचक में क्या डिफरेंस था, एक गुड़ गुड़, गुड़ का है ना। गुड़ का गुड़ किसमें नहीं था, द्रावक द्रावक मित्र पंचक में नहीं था। मित्र पंचक में मित्र नहीं था। पंचक मित्र में गुड़ को नहीं रखते, है ना, मित्र में गुड़ को नहीं रखते, मित्र पंचक में गुड़ नहीं था। द्रावगण में था, द्रावगण में 6 कंटेंट थे, मित्र पंचक में 5 ही थे, तो उसमें गुड़ नहीं था। ओके, तो अभ्रक के सत्व पातन के लिए हम क्या करेंगे, टंकन का प्रयोग करवा रहे हैं। अभ्रक लिया 1/4 टंकन लिया, मुश्ली के सोरस में हमने मर्दन करके कोष्ठिका यंत्र में दबित कर दिया, उसमें से सत्व निकला, क्या निकला, लोह निकला। ओके, अभ्रक भस्म की मात्रा कितनी, एक वल्ल, एक वल मतलब कितनी, 3 रत्ती, है ना। ये कौन बता रहे, रस रत्न समुच्चय, ये शास्त्रोक्त मात्रा है, टेक्स्ट बुक वाली मात्रा नहीं है। टेक्स्ट बुक में लिखा रहेगा आधा रत्ती से 2 रत्ती, 1 रत्ती, अपने को शास्त्रोक्त मात्रा देखनी है। एक वल्ल, वेल्लज किसका पर्याय बताओ, मरीच मरीच, है ना? मरीच किसका है वेल्लज, मरीच का पर्याय। और वेल्ल मरीच किस, का वेल्ल किसका पर्याय, विडंग 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 है ना। वेल्ल किसका पर्याय, विडंग, वेल्लज मरीच, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वल्ल देख रहे हैं, 3 रत्ती, रस रत्न समुच्चय इसकी मात्रा बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना अभ्रक खत्म हो गया। अभ्रक के बारे में ये अच्छी तरह से याद रखोगे, चंद्रिका युक्त अभ्रक सेवन से क्या क्या हानि हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना। अभ्रक भस्म वीनो चंद्रिका रहित होनी चाहिए। अभ्रक का मारन कैसे कर रहे हैं हम, अभ्रक का शोधन कैसे कर रहे हैं, और अभ्रक के जो 4 प्रकार थे वो चारों प्रकार के लक्षण क्या थे, कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई कौन सा अभ्रक है और उसके सेवन से क्या क्या हो रहा है। पीनाक से मृत्यु हो रही है, मलबद्धता हो रही है, नाक से मंडल कुष्ठ हो रहा है, मंडुक से अश्मरी हो रहा है, और वज्र अभ्रक से क्या था, तो देह लोह क्रम सर्व रोग हरम परम, सभी रोग का नाश करने में परम बोला है। तो चारों प्रकार के अभ्रक में वज्र अभ्रक ही श्रेष्ठ। बाकी जो कलर के हिसाब से कम गए, श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण, तो वहां पर जो कृष्ण वाला था वो श्रेष्ठ था। बाकी सभी से मतलब करोड़ों गुण अधिक, मतलब क्या था, वो फलदायी था, ऐसा करके बोला है, कोटि गुण अधिक। उसके बाद हम देखेंगे वैक्रांत। ओके, वैक्रांत के लिए हमने देख लिया था कि इसको कुवज्रक बोला गया है। कुवज्रक मतलब क्या, कि मतलब जो अभ्रक के समान है पर थोड़े कम गुणों वाला है।
तो जीन वज्रक कि पुराना वज्रक मतलब कम गुण वाला, को वज्रक कि कम गुण वाला, चूर्ण वज्र है ना कि वज्र के समान बट कम। वैसे क्या बोला शुद्र कुलीश, तो वैक्रांत के नाम क्या है पर्याय? जीन वज्रक, को वज्रक, चूर्ण वज्र और शुद्र कुलीश। इंग्लिश नेम इसका क्या है? टूरमैलिन। अब वैक्रांत अपने महारस में तो है, बट वैक्रांत और कहा आता है? उपरत्न वर्ग में भी आता है ना, उपरत्न वर्ग में भी आता है। अब मेरे को पता कौन सी प्रॉपर्टी हमने देखी थी जिसमें वैक्रांत था? 1/4 वज्र कौन सी थी? वज्र प्रॉपर्टी। वज्र प्रॉपर्टी क्या कंटेंट देखे थे हमने? विजय प्रॉपर्टी। विजय प्रॉपर्टी है ना। विजय प्रॉपर्टी में क्या क्या सॉरी, कंटेंट देखे थे? कोई नहीं, बोलो विजय प्रॉपर्टी में क्या क्या कंटेंट गंधक देखे गंधक पारस पारद रजत स्वर्ण रजत मुक्ता स्वर्ण मुक्ता व्याख्यान। विक्रांत। या गंधक पारद रजत सुवर्ण मुक्ता वैक्रांत, तो 1/4 1/4 मुक्ता वो सीधा अपने रत्न वगैरह में आ गए, तो वैक्रांत भी क्या है? उप रत्न वर्ग में भी आता है और अपने महारस वर्ग में तो आ ही रहा है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जीर्ण वज्रक, को वज्रक, चूर्ण वज्र, शूद्र कुलिश। इसके भेद, अब इसके भेद रस आर्णव ने और रस मंजरी ने 7 प्रकार बताए। ठीक है, रस रत्न समुच्चय रसेंद्र चूड़ामणि इसके 8 प्रकार बताते हैं। जो 7 प्रकार है, कृष्ण वर्ण, पीत वर्ण, श्वेत वर्ण, मरकत वर्ण, रक्त वर्ण, नील वर्ण, पारावत प्रभा, ये तो 7 प्रकार बता देते रसाना और रसमंजरी ने। अब रसरत्न समुच्चय रसेंद्र चूड़ामणि इसमें कर्पूर ये भी ऐड करके 8 प्रकार कर देते हैं। बट रसरत्न समुच्चय इसका 7 प्रकार भी बताता है। बट बीएचयू में क्वेश्चन आया हुआ था कि रस रत्न समुच्चय ने वैक्रांत के कितने प्रकार बताए, तो उसका आंसर था 8। ऑप्शन 7 भी था वहां पर। उन्होंने क्यों क्या पता 8 दिया हुआ है? पहले के टाइम पे इतना मतलब अवेयरनेस नहीं होता था कि मतलब ये सब लगाओ करके कि रीचेकिंग या फिर मतलब वीकेंड से क्वेरी वगैरह लगाने की बात नहीं होती थी, या टेलीग्राम की ग्रुप वगैरह नहीं होते थे, इतने डिस्कशंस वगैरह नहीं होते थे। आज के टाइम पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि रस रत्न समुच्चय के अनुसार वैक्रांत के प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार है, 7 प्रकार है, 6 है, 5 है, तो क्वेश्चन ड्रॉप होगा, है ना। क्योंकि रस रत्न समुच्चय ने 8 भी बोले, 7 भी बोले। ओके, एक तो ऑप्शन बोथ आना चाहिए ए एंड बी, और अगर ऑप्शन बोथ नहीं है तो फिर वो रॉन्ग जाएगा। बट स्टिल अगर तुम लोग को वहां पर एक ऑप्शन चूज करना है, वापिस अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बन गया कि रसरत्न समुच्चय ने कितने प्रकार बताए, तो अब 8 ही बोलोगे, है ना। हम सेफ साइड पे चलेंगे, क्योंकि रसरत्न समुच्चय ने 8 प्रकार भी बताए, तो उनके दिमाग में वही रहेगा, 8 ही रहेगा, तो आप 8 लगाओगे पहला। बाद में जो क्वेरी लगेगी लगने दो, पहला अपना आंसर होना चाहिए कि सेफ साइड पे अपना रहना है, तो हम 8 लगाएंगे। रसरत्न समुच्चय 8 और 7 दोनों बोलते हैं। बीएचयू में क्वेश्चन बना हुआ है कि रसरत्न समुच्चय ने विक्रांत के कितने प्रकार बताए, वो पर ऑप्शन 8 7 सभी थे, बट 8 को उन्होंने ऑप्शन राइट किया था, तो हम 8 पे ही चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्लियर है। जो भी कंट्रोवर्सी बता देता हूँ, और अपने को राइट आंसर क्या चूज करना है वो भी बता देता हूँ, ताकि अगर क्वेरी लगने के बाद अगर वो क्वेरी नहीं मानेंगे तो राइट को, राइट 8 को ही मानेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेरी लग जाती है बट वो क्वेरी मानते नहीं है, ये भी ध्यान में रखो। क्वेरी अच्छे अच्छे अगर आप पूरा रेफरेंस भी दे दो, कभी कभी वो क्वेरी को नहीं मानते, नहीं मानने तो नहीं मानते, उनकी इच्छा, है ना। बोलते माई लाइफ माई रूल, कुछ भी करो तुम लोग, हम नहीं लगा रहे, है ना। तो वहां पर वो 8 ही मानेंगे, ध्यान में रखो। तो रसायन और रसमंजरी 7 प्रकार, रस रत्न समुच्चय रसेंद्र चूड़ामणि 8 प्रकार, बट रस रत्न समुच्चय का एक 7 ऑप्शन भी है। तो अगर ऑप्शन बोथ है 8 7, तो बोथ लगाओ, फिर लगाओ बोथ, फिर राइट है आपका आंसर। इतना आगे करने की जरूरत नहीं है, करना है कर लेना। जो कृष्ण वन का होगा देह सिद्धि कर, पीत वन का पीत कर्म के लिए, श्वेत वन का श्वेत कर्म के लिए, मरकत वर्ण और रक्त वन का सर्वार्थ सिद्धिदम, सभी प्रकार की सिद्धि देने वाले होंगे ये। नील वन के और पार्वत प्रमुख कैसे होंगे? निष्फल, कोई काम की नहीं होंगे ये। ठीक है, पहले तो आप मेन याद रखो प्रकार कि कितने प्रकार है। ज्यादा डीप में जाने की आप जरूरत नहीं है ना। कृष्ण वर्ण देह सिद्धि कर रहा है, पीत वन पीत कर्म के लिए, श्वेत वन श्वेत कर्म के लिए, मरकत और रक्त वर्ण सर्वार्थ सिद्धितम, सभी प्रकार के कर्म में सिद्धि देने वाले हैं करके वो। और नील और पार्वत के लिए बनाया कि निष्फल, कि मतलब कोई फल देने वाले नहीं है। ग्राह्य स्वरूप क्या बोला इसका? बोले अष्ट अस्त्र च अष्ट फलकः षट कोनो मसरूनो गुरुहु। वैक्रांत कैसे होगा? 8 अस्त्र वाला, 8 फलक वाला, मतलब 8 साइड्स वाले हो गए। षट कोण बट 6 एंगल्स वाले हो गए। मसरूना, मसरून मतलब क्या होता है कि स्निग्ध हो गए वो, है ना।
मसरून वगैरह हम पिछिल करके मतलब पर्याय भी देखते हैं कि मतलब कैसे हो गए, तो स्निग्ध हो गए, है ना, और कैसे हो गए तो हैवी हो गए। ये वक्रांत के बारे में बोला है। अष्टस्त्र च अष्टफलकाः षट्कोणम अतिभासुरम, ये किसके लिए कहा गया है, तो हीरक के लिए, हीरा के लिए कहा गया है। सिमिलर लाइन है, अष्टस्त्र अष्टफलक षट्कोणो मसरूनो गुरु आ गया तो वैक्रांत के लिए। अष्टस्त्र अष्टफलक षट्कोणम अतिभासुरम, अतिभासुरम मतलब अधिक चमकने वाले। हीरा कैसा होता है, चमकने वाला होता है। डायमंड कैसा होता है, चमकने वाला होता है। तो अतिभासुरम ये किसके लिए कहा गया, हीरक के लिए। और मसरूनो गुरु का किसके लिए कहा गया है, तो वैक्रांत के लिए कहा गया है। इससे कैच करना अपने को। बाकी आठ अस्त्र आठ फलक षटकोण तो दोनों में है। मसरून गुरु आगे तो विक्रांत, अति भासुरम आगे तो हीरक, है ना। यहाँ पर वज्रक मतलब हीरक के लिए, वज्रक अमृत भी हीरक भी है, बट यहाँ पर हीरक के लिए कहा गया है। ओके। विक्रांत का शोधन किसमें हम करेंगे, तो बोले कुलत क्वाथ या फिर कद्दली स्वरस या फिर तीन सार। कौन से तीन सार अपने, यवक्षा सज्जिक्षा टंकन सार, और जो पांच लवन है अपने सवच लवन सैंदो लवन वीड लवन उद्भिद लवन वगैरह, है ना, तो इनको जल में घोलकर इसका भी हम दोला यंत्र विधि से स्वेदन कर सकते हैं, या फिर 21 बार अश्वमूत्र में सेचन कर सकते हैं। 21 बार क्या करना है, वैक्रांत को तप्त करना है और अश्व के मूत्र में डुबो कर निकालना है ना। तो यहाँ पर आप मेन याद रखोगे, एक तो कुलत क्वाथ और एक 21 बार अश्वमूत्र से सेचन, ये दो याद रखोगे। ये दो याद नहीं रहा तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वैक्रांत का शोधन, एक तो कुलत क्वाथ में दोला यंत्र विधि से हमने सेचन कर दिया, स्वेदन कर दिया, है ना। दोला यंत्र विधि से, दोला यंत्र विधि, दोला यंत्र में हमने क्या कर दिया, कुलत क्वाथ ले लिया, आधा पूर्ण आधा भर दिया, और उसमें हमने वैक्रांत को पुटली में बांध कर लटका दिया और हमने स्वेदन किया। दूसरा क्या बोला है, वैक्रांत को गर्म करके हम अश्व, बकरे सॉरी बकरा बोल रहा हूँ, घोड़े के मूत्र में हम 21 बार बुझाएंगे, है ना। जैसे अभी हमने देखा था, जो अपना अभ्रक था, अभ्रक को हम कितने बार बुझा रहे थे, 7 बार। 7 बार, है ना। बदर क्वाद, त्रिफला क्वाद, गोदुक्त वगैरह हमने देखा था, वापर हमने देखा था 7 बार बुझा रहे थे। ओके, कि काजी गोमूत्र त्रिफला क्वाद बदर क्वाद गोदुक्त, यहाँ पर हम 7 बार बुझा रहे थे। ओके, और वैक्रांत को हम देख रहे हैं, वैक्रांत इसको हम 21 बार अश्वमूत्र में बुझा रहे हैं शोधन करने के लिए। वैक्रांत का मारन करने के लिए हम क्या करेंगे, वैक्रांत में गंधक और नींबू स्वरस के साथ उसका मर्दन कर देंगे और 8 गज फूट देंगे। ओके, तो जैसे हम अभ्रक के मारन करने के लिए हम किसके साथ पीस रहे थे, कौन से स्वरस के साथ, स्वरस कासमर्द स्वरस, है ना। अभ्रक का अगर जब हम मतलब मारन कर रहे थे, तो वहां पर हमने कासमर्द स्वरस के साथ मर्दन करके कितना गजफूट दे रहे थे वहां पर, 10 10 गजफूट दे रहे थे। 10 गज फुट। ये वाला चित्र से याद रखना है, मारन वाली बात इंपॉर्टेंट है ना। ये सब क्वेश्चन थोड़े कम आएंगे, ये मारन वाले क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं, है ना। शोधन मारन के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। शोधन मारन आपको अच्छी तरह से करना है, यूजी पीजी दोनों जगह, है ना, दोनों जगह पर अपने को शोधन मारन अच्छी तरह से करना होता है। तो वैक्रांत के मारन करने के लिए हम गंधक और नींबू सोरस डालकर मर्दन करेंगे और 8 गजफूट देंगे। वैक्रांत भस्म की मात्रा कितनी बताइए, 1/24 से 1/11 रत्ती। 1/11 और कहा है था अपना परिभाषा प्रकरण में, 11 भाग, 11वां भाग कहाँ दे रहे रुद्र थे, रुद्र रुद्र भाग, है ना। रुद्र भाग देखा था हमने। रुद्र भाग कौन किसको दे रहा था, रुद्र भाग व्यापारी व्यापारी वैद्य व्यापारी वैद्य वैद्य को को। दे रहा था, है ना, व्यापारी वैद्य को दे रहा था। तो यहाँ पर एक्चुअली श्लोक में भी ना रुद्रांश करके बोला है, तो रुद्रांश इज 1/11, है ना। तो वैक्रांत भस्म की मात्रा 1/24 से 1/11 रखती। अभ्रक भस्म की मात्रा हमने देखी थी कितनी, कितनी, एक वल्ल, एक एक वल्ल, वर्ण। या एक वल्ल मतलब कितनी रत्ती थी, 3 रत्ती। 3 रत्ती, 3 रत्ती। 3 है। भस्म की मात्रा के पर इतने क्वेश्चंस नहीं आए हुए, है ना। तो वहां पर अगर आप इतना ध्यान ध्यान नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। अगर अपने को लगता है स्पेसिफिक करना है, जहां पर ज्यादा चांसेस आने के, तो वहां पर आप शोधन मारन अच्छी तरह से करोगे, है ना, सभी चीजों का। बाकी अब तो डिटेल में करना ही है। तो यहाँ पर हमने वैक्रांत के बारे में क्या क्या देखा, इंग्लिश नेम टुर्बालिन है, इसको जीन वज्रक को वज्रक चूर्ण वज्र शुद्र कुलिश, सभी खराब 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 छोटा छोटा बता रहे हैं उसको। वेद रसाना और रसमंजरी ने 7 बताए, रसरत्न समुच्चय रसेंद्र चूड़ामणि ने 8 बताए, रसरत्न समुच्चय 7 भी बताता है। जो कृष्ण वन का होगा देह सिद्धि कर, पीत वन का पीत कर्म, श्वेत वन का श्वेत कर्म, मरकत और रक्त वन वाला होगा सर्वार्थ सिद्धिदम, नील वन और पारावत प्रभ होगा, फल देने वाला नहीं होगा। अष्टस्त्र अष्टफल का षटकोण मसरूनो गुरु आ गया तो वैक्रांत था। अष्टस्त्र अष्टफल का षटकोण
अति भास्वर मागत में हीरा के लिए कहा गया है। विक्रांत का शोधन कुलत्थ क्वाथ में दोला यंत्र विधि से स्वेदन, या फिर हम क्या करेंगे अश्वमूत्र में 21 बार इसको क्या करेंगे गर्म करके हम बुझा रहे, गर्म अग्नि में करो, अश्वमूत्र में नहीं, अश्वमूत्र में खाली बुझाना है उसको। ओके। विक्रांत के मारण के लिए हम गंधक और नींबू सोरस के साथ मर्दन करके 8 गज्जब फूट देंगे। मात्रा क्या होगी इसकी 1/24 से 1/11 रत्ती होगी। ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं माक्षिक। माक्षिक आचार्य सुश्रुत भी बताते, वी ऑल नो, कौन से अध्याय में बताते सुश्रुत? मधुमेह। मधुमेह। मधुमेह में, है ना। मधुमेह में हम देखते हैं तो वहां पर क्या क्या आता है अपने 3 द्रव्य कौन कौन से आते हैं मधुमेह में? तुवरक तो तुवरक आता है, माक्षिक आता है, और क्या आता है? शिलाजतु शिलाजतु। माक्षिक। यस, शिलाजतु और माक्षिक, है ना। शिलाजतु। तो वहां पर माक्षिक के 2 प्रकार देखते ही है। कौन से देखते हैं हम? स्वर्ण माक्षिक, रजत माक्षिक। तो रस शास्त्र में भी यही 2 प्रकार है, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक। स्वर्ण माक्षिक मधुर रसात्मक होगा और रजत माक्षिक कैसा होगा तो अम्ल रसात्मक होगा, है ना। ये अपने को पता है। यस। तो माक्षिक इस पायराइट उत्तराखंड 2008 में क्वेश्चन आया हुआ था कि पायराइट किसको बोलेंगे तो माक्षिक को बोलेंगे। माक्षिक महारस में भी तो हम देख ही रहे हैं, रस तरंगी ने इसको उपधातु में माना है, ठीक है। मेन याद रखो अभी अपना महारस में चल रहा है। तो स्वर्ण माक्षिक का पर्याय ताप्य, क्यों? जो तापी नदी है, तापी नदी में मिलने वाला, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? ताप्य। तापी नदी में मिलने वाला, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? ताप्य। तो कभी पूछ लिया भाई ताप्य किसका पर्याय है, तो ऑप्शन में माक्षिक है तो भी माक्षिक राइट आंसर है, क्योंकि स्वर्ण माक्षिक उसका ही प्रकार है ना। ये बात ध्यान में रखो। जैसे सुख निर्मोच्य पत्रम, अभ्रक प्रशस्त अभ्रक के लक्षण है, बड़ा अभ्रक का ही लक्षण है ना। तो वैसे अगर ताप्य पूछे भाई किसका पर्याय है, तो अगर डायरेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो स्वर्ण माक्षिक, अगर माक्षिक भी दिया तो माक्षिक भी राइट आंसर है ना। तो ताप्य, क्योंकि तापी नदी में मिलने की वजह से इसको क्या बोला है तो ताप्य करके बोला है। और क्या बोला है? मधु धातु। अब सिंपल सा लॉजिक है, माक्षिक, माक्षिक किसका पर्याय होता है तो मधु का ही पर्याय होता है। मधु के प्रकार भी हम देखते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं माक्षिक, है ना। माक्षिक हम मधु के लिए देखते हैं, माक्षिक शौद्र ये सभी मतलब मधु में ही आते हैं। ओके। तो इसको मधु धातु भी बोला है। ये दिल्ली के 2011 में आया हुआ था, है ना। दिल्ली का जो अपना एमडी का पीजी एंट्रेंस चल रहा था तो वहां पर क्वेश्चन आया हुआ था कि मधु धातु किसका पर्याय है। तो सिंपल सा लॉजिक है ना, मधु माक्षिक, मधु को शहद को माक्षिक बोलते हैं, शहद को शौद्र माक्षिक सब हम बोलते ही है। ओके। रजत माक्षिक के पर्याय कोई अलग नहीं है कुछ, श्वेत माक्षिक, है ना। रजत मतलब सिल्वर, तो डेफिनेटली वो व्हाइट कलर का होगा। तार माक्षिक, तार रजत का पर्यायवाची है, तो इसके लिए तार माक्षिक मतलब रजत माक्षिक। श्वेत मतलब रजत कैसा होगा तो व्हाइट कलर का होगा, सिल्वर व्हाइट कलर का होगा, तो इसके लिए श्वेत माक्षिक बोला है। तो ये तो रीड कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर तो ताप्य और मधु धातु किसके पर्याय? स्वर्ण माक्षिक या विज्ञान से माक्षिक के पर्याय। और यहाँ पर बताया है कि स्वर्ण माक्षिक कैसा होगा, रस रत्न समुच्चय बता रहे कि पंचवर्ण सुवर्णवत, है ना। बोले सुवर्ण के समान 5 कलर का, एक्चुअली सुवर्ण के टोटल 16 कलर होते हैं, है ना। सुवर्ण कितने कलर का होता है? 16 कलर का होता है। तो स्वर्ण माक्षिक जो होगा वो बोला है पंचवर्ण सुवर्णवत, बोले सुवर्ण के समान 5 कलर का रस रत्न समुच्चय बता रहे, और सुवर्ण के समान 9 कलर का ये रस प्रकाश सुधाकर बता रहे। रीड कर लो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कभी गलती से आ गया कि पंचवर्ण सुवर्णवत, 9 वर्ण सुवर्णवत किसके लिए कहा गया है तो बोलेंगे स्वर्ण माक्षी के लिए कहा गया है। सुवर्ण के वर्ण कितने होते हैं तो 16 होते हैं। अगर सुवर्ण के 5 वर्ण मिल रहे हैं, ऐसे कौन बोलता है? रसरत्न समुच्चय स्वर्ण माक्षिक में। सुवर्ण के 9 वर्ण मिल रहे हैं स्वर्ण माक्षिक में, ऐसे रस प्रकाश सुधाकर बोल रहे। रीड करो, कोई नहीं है। स्वर्ण माक्षिक का प्राप्ति काल तो बोले माधव मास में, है ना, डेट इज मधु माधव। कौन से मंथ मेरे को बताओ, कौन से ऋतु में? मधु माधव वसंत वसंत। वसंत ऋतु, वसंत वसंत ऋतु। है ना। हम देखते हैं तेरा मेरा सच नया इसे सहो। ओके। तप तपस्य मधु माधव सूचि शुक्र नभ नभस्य ईश ऊर्ज सह सहस्य। कौन से ऋतु से स्टार्ट करेंगे अपन? तप तपस्य माघ फागुन। शिशिर ऋतु, शिशिर सॉरी ऋतु से, शिशिर ऋतु से। मेरा मधु माधव, और वैसे भी नो कि है ना कि मधु अपने को शायद किससे मिलने वाला है? फ्लावर से मिलने वाला है।
और फ्लावर्स कब आते हैं? तो वसंत ऋतु में आते हैं। तो वसंत ऋतु की बात चल रही है। वसंत ऋतु का जो एंडिंग का महीना है, वसंत ऋतु में 2 महीने आएंगे, मधु और माधव, है ना? तो यहाँ पर माधव माधव मास में अपने को क्या मिलेगा? स्वर्ण मार्कशीट मिलेगा। ये चाहिए तो थोड़ा टिक कर लो कि इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण मार्कशीट प्राप्ति काल क्या है? तो माधव मास। अभी जैसे हमने देखा था कृमि चिकित्सा में हम तेल का प्रयोग करवा रहे थे, तो तेल का कब संग्रह कर रहे थे हम? कौन से ऋतु में? शरद शरद ऋतु। शरद ऋतु में कर रहे थे, है ना? तो यहाँ पर ध्यान में रखो कि स्वर्ण माक्षिक का प्राप्ति काल क्या है? तो माधव, है ना? डेट इज वसंत ऋतु में बताया, क्योंकि वसंत ऋतु में ग्रीष्म मतलब सूर्य की किरणों में से पिघल कर वगैरह वो बाहर निकलेगा, ऐसे उन्होंने बोला है। छोड़ दो, कोई नहीं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, माक्षिक के बारे में क्या बता रहे? प्राणो रसेंद्रस्य परम वृश्य। रसेंद्रस्य, रसेंद्र किसका है? तो पारद। पारद के हमने 5 प्रकार देखे थे क्षेत्र भेद से, है ना? तो वहां पर रसेंद्र इज वन ऑफ द प्रकार। तो बोले रसेंद्र का प्राण, कि पारद का प्राण किसे कहा गया है? तो माक्षिक के लिए कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अच्छी तरह से करोगे, है ना? कि प्राणो रसेंद्र से परम वृश्य किसके लिए कहा गया है? माक्षिक के लिए कहा गया है। कि जो रसेंद्र डेट इज भारत का प्राण है और परम वृश्य है। अच्छी तरह से टिक करके रखो, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। फिर क्या बोला? दुर्मेल लोह द्वय मेल नष्ट। दुर्मेल, कि जो इजीली मिलते नहीं है, ऐसे 2 लोहों का मिलन हुआ इसमें, डेट इज स्वर्ण और माक्षिक का, है ना? तो बोले 2 ऐसे लोह जो इजीली आपस में मिलते नहीं है, उनका यहाँ पर मिलन मिल रहा है ना? तो इसके लिए इसको क्या बोला है? दुर्मेल लोह द्वय मेल नष्ट। 2 लोह जो आपस में इजीली मिलते नहीं, ऐसों का जहां पर मिलन हुआ है, वो किसको कहा गया? तो स्वनमाक्षी के लिए, है ना? तो दुर्मेल लोह द्वय मेल नष्ट किसके लिए कहा गया है? स्वनमाक्षी के लिए। और प्राणो रसंद्र से परम ऋष्य, ये भी किसके लिए कहा गया है? तो माक्षिक या स्वनमाक्षी के लिए, दोनों भी चल जाएगा, कोई ये नहीं है। फिर क्या कहा गया है? सर्व रसायन अग्रय, कि सभी रसायन में अग्रय, और मनशिला के लिए बोलते हैं सर्व रसायन अग्रया, खाली अ का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है? तत् सेवनात् जरा व्याधि विषय ही ना परिभूयते। स्वर्ण माक्षिक का सेवन करने की वजह से बुढ़ापा, व्याधि और विष, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने पर, है ना? तो जरा व्याधि और विष का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इनका अपने पर कोई असर नहीं होगा। तो ये तो ठीक है, ये अच्छी तरह से करोगे। बट प्राणो रसंद्र से परम वृश्य किसके लिए कहा गया है? तो माक्षिक के लिए स्पेसिफिक पूछा तो स्वर्ण माक्षिक। दुर में लोह द्रव्य मलिनश्च, कि ऐसे 2 धातु है यहाँ पर जो कभी आपस में मिलते नहीं इजीली, उनका मिलन हुआ है, स्वर्ण और माक्षिक का, है ना? सर्व रसायन में अग्रय बोला है, और सर्व रसायन अग्रया किसको बोला है? तो मनशिला को बोला है। और बोला है कि स्वर्ण माक्षिक के सेवन से क्या होगा? जरा व्याधि और विष, इनका कोई अपने पर असर नहीं होगा, हम उनसे हारेंगे नहीं कभी। ग्राह्य स्वरूप स्वर्ण मार्कशीट बोले कोण रहित होना चाहिए, एंगल्स नहीं होने चाहिए उसमें। और रजत मार्कशीट कैसा होना चाहिए? कोण युक्त होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट्स के लिए आ सकता है ना? कि मतलब स्वर्ण मार्कशीट कैसा होना चाहिए? तो कोण युक्त होना चाहिए, कोण रहित होना चाहिए। तो बोले कोणुंजित, कोणुंजित का मतलब है कोण रहित, है ना? अभी इसके पहले हमने वैक्रांत देखा था, तो वैक्रांत हमने देखा था षट कोण से युक्त था, 6 कोण से। हीरक भी हमने देखा था 6 कोण, 6 एंगल से वगैरह युक्त था, है ना? स्वर्ण मार्कशीट हम देख रहे हैं कैसा होना चाहिए, कि कौन से स्वर्ण मार्कशीट को अपने को लेना चाहिए? तो बोले जो कोण रहित है। और कौन सा रजत मार्कशीट अपने को यूज करना चाहिए? जो कोण से युक्त है ना? मार्कशीट का शोधन कैसे करेगा हम? एरंड तेल और मातुलुंग स्वरस, है ना? या फिर बोला है कि कद्दली स्वरस में हम क्या करेंगे? दोहरा यंत्र विधि से पाक करेंगे, शोधन करेंगे। तो मार्कशीट का शोधन करने के लिए एरंड तेल और मातुलुंग स्वरस, इसको दोहरा यंत्र विधि में ले लो, या फिर मतलब कद्दली स्वरस, इसको दोहरा यंत्र विधि में लेकर मार्कशीट का हम शोधन कर सकते हैं। मार्कशीट का मारण वही है यहाँ पर, गंधक, नींबू रस, 5 वराहा पूट, है ना? इसके पहले हमने वैक्रांत देखा था, वैक्रांत में हमने देखा था गंधक, नींबू रस, 8 गज फूट, ओके? वैक्रांत में हमने देखा था गंधक और नींबू रस, इनके हम 8 गजपुट दे रहे थे, कि गंधक और नींबू रस के साथ मर्दन करके 8 गजपुट देख रहे थे वैक्रांत में, है ना? क्योंकि वो अष्ट कोण वाला हो गया, सॉरी, अष्ट अस्त्र अष्ट फलक षड कोण युक्त था वो। मार्कशीट में हम देख रहे हैं षड कोण नींबू रस। मार्कशीट में हम देख रहे हैं गंधक और नींबू रस के साथ हम मर्दन करेंगे और 5 वराहपुट देंगे। वराहपुट का डायमेंशन बताओ। वराहपुट एक एक रत्नी। रत्नी। एक अरथनी। एक अरथनी मतलब कितना अंगुल?
22 22 22 अंगुल। अंगुल 22 है ना। एक अरथनी मतलब 22 अंगुल। हमने एक ये देखा था महापुट, महापुट में हमने देखा था 2 हस्त। फिर हमने क्या देखा था, तो गजपुट देखा था, गजपुट में हमने देखा था एक राजहस्त, और एक वराहपुट में हमने देखा था एक अरत्नी, दैट इज 22 अंगुल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माक्षिक का मारन मतलब माक्षिक का भस्म निर्माण करना है, तो गंधक और नींबू रस की भावना देंगे, ओके, दैट इज उसके साथ मर्दन कर देंगे। फिर वराहपुट देंगे, कितनी वराहपुट, 5 वराहपुट देंगे, तो माक्षिक का भस्म निर्माण हो जाएगा। स्वर्ण माक्षिक की भस्म की मात्रा नॉट इंपॉर्टेंट, एक आधे रत्ती से 2 रत्ती तक। स्वर्ण माक्षी के भस्म का वर्ण क्या है, तो रक्ताभ। बीएचयू 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्ण माक्षी के भस्म का कलर क्या होगा, तो रेडिश कलर का होगा, रक्ताभ होगा, है ना। बीएचयू 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखो। तो यहाँ पर हमने माक्षी के बारे में देखा। माक्षी के पहले याद रखना अपने को, आचार्य शोषण ने मधुमेह चिकित्सा में वर्णन किया है, जहाँ पर वो 2 प्रकार बताते हैं, स्वर्ण माक्षिक, रजत माक्षिक। और तभी वो बताते थे कि तापी नदी में मिलता है, तो इसको हम तापिज, ताप्य, ये सब हम बोलते हैं। तपनीय सुवर्ण, है ना, तापिज ताप्य माक्षिक का पर्याय, तो इसको मधु धातु भी बोलेंगे, इंग्लिश में इसको पायराइट बोलेंगे हम, ओके। फिर हमने देखा इसका प्राप्ति काल क्या होता है, तो मधु माधव मास, है ना, वसंत ऋतु का एंडिंग का महीना, ओके। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, प्राणो रसेंद्र से परम वृश्य, ऐसे वर्ड बहुत बार आते हैं, है ना, कि जो रसेंद्र का प्राण माना गया है और वृश्य में परम बोला गया है। दो ऐसे धातु जिनका कभी मतलब दो ऐसे लोहा जिनका कभी मेल नहीं होता है, वहां पर उनका मेल हुआ है, डेट इज स्वर्ण माक्षिक। सर्व रसायन में अग्रय कहा गया है, जरा व्याधि विष का भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमने स्वर्ण माक्षिक का सेवन किया हुआ तो। स्वर्ण माक्षिक कौन से रहित होंगे, रजत माक्षिक कौन से युक्त होंगे। शोधन मारन डेफिनेटली आप अच्छी तरह से करोगे, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अगर मैं करवा रहा हूँ महारस उपरस साधारण रस धातु विधु, उसका शोधन मारन अच्छी तरह से करना ही करना है, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो एरन तेल और मातुलुग स्वरस हम दोहरायंत्र विधि में लेकर स्वेदन कर सकते हैं, या केवल कद्दली स्वरस का भी रखकर हम दोहरायंत्र विधि से स्वेदन कर सकते हैं। माक्षिक का मारन करने के लिए जैसे हमने विक्रांत के मारन में देखा था, गंधक और नींबू रस के साथ पीस कर हम वहां पर 10 गजपुट दे, सॉरी 8 गजपुट दे रहे थे, यहाँ पर हम 5 वराहपुट दे रहे हैं, ओके। और स्वर्ण माक्षी के भस्म का वन क्या है, रक्ताभ। बीएचयू 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम देखेंगे विमल, जो फोर्थ अपना महारस है वो हम खत्म करेंगे, है ना। तो विमल का इंग्लिश नेम क्या है, आयरन पायराइट। माक्षिक अपना क्या था, पायराइट, है ना। विमल का क्या अपना, आयरन पायराइट। विमल के 3 प्रकार, रस रत्न समुच्चय बताएंगे 3 प्रकार कौन से, हेम विमल, रौप्य विमल, कांस्य विमल, दैट इज सुवर्ण वाला, सुवर्ण विमल, रजत विमल और कांस्य, है ना। तो यहाँ पर पदक की बात चल रही है, स्वर्ण पदक, पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो हेम विमल, रौप्य विमल और कांस्य विमल, ऐसे इमेजिन कर लेना। इस बार का जो ओलंपिक था उसको विमल पान मसाला ने क्या किया था, स्पॉन्सरशिप दिया हुआ था। तो विमल के 3 प्रकार हो गए ओलंपिक के मेडल के ऊपर, हेम, रजत और कांस्य। और रसायनों क्या बता रहे हैं, इनके 3 प्रकार, रसरत्न समुच्चय ने 3 प्रकार बताए, रसायनों ने 3 प्रकार बताए, पीत वन के, श्वेत वन के, रक्त वन के। सीधी बात है, गोल्डन मतलब थोड़ा सा येलोइश, रौप्य मतलब सिल्वर मतलब थोड़ा व्हाइटिश, और कांस्य के लिए उन्होंने क्या बनाया, रक्त वन के। तो हेम वाला हेम क्रिया के लिए, रजत वाला रजत कर्म के लिए, और औषध कर्म के लिए हम किसका प्रयोग करवाएंगे, कांस्य विमल का। ये टिक करके रखना, है ना, कि औषध कर्म के लिए आ जाएगा कि कौन से प्रकार के विमल का हम औषध कर्म के लिए प्रयोग करवाएंगे, हेम विमल का, रौप्य विमल का, कांस्य विमल का। तो अब यार हेम वाला तो अच्छा लग रहा है थोड़ा, है ना, जिसमें गोल्ड है उसका हम प्रयोग करवाएंगे, गलत हो जाएगा। हेम वाला श्रेष्ठतम है, सबसे बेस्ट है, नो डाउट। रौप्य वाला श्रेष्ठतर है, कांस्य वाला श्रेष्ठ है, बट औषध कर्म में हम किसका प्रयोग करवा रहे हैं, तो कांस्य विमल का प्रयोग करवा रहे हैं, याद रखो, है ना, इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रस रत्न समुच्चय ने विमल के 3 प्रकार बताए, हिम, रौप्य, कांस्य। रसायनों ने 3 प्रकार बताए, पीत, श्वेत, रक्त। फिर हम दोनों को मिक्स कर दिए, है ना, कि हेम वाला इस पीत वन का, रौप्य वाला श्वेत वन का, कांस्य वाला इस रक्त वन का। इंपॉर्टेंट याद रखोगे, औषध कर्म के लिए हम किसका प्रयोग करवा रहे, कांस्य विमल का। और श्रेष्ठतम किसके लिए कहा गया है, तो जो सुवर्ण विमल है उसको श्रेष्ठतम कहा गया है, बट औषध कर्म के लिए किसका प्रयोग, तो अपना कांस्य विमल का। वापस बोल रहा हूँ, विमल का शोधन हम किस में करेंगे, तो वासा में करेंगे। इंपॉर्टेंट आ चुका है क्वेश्चन, है ना, कि विमल का शोधन हम किस में करें, वासा। तो बोले वासा, जंबीरी नींबू या मेषशृंगी स्वरस, इन तीनों में से कोई भी एक ले लो, दोला यंत्र विधि से स्वेदन करो, है ना। बट हम मेन याद रखेंगे वासा, बाकी ठीक है
याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो भी ठीक है। यूजी में याद रख लो, पीजी में वासा इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। अब कैसे याद रखेंगे, विमल, विमल इज गुटखा पान मसाला, तो उससे दुर्गंध आएगी, है ना, क्या आएगा, तो बास आएगा। तो विमल का हम शोधन किस में कर रहे हैं, तो वासा, है ना। तो वैसे याद रखो, विमल इज अपना गुटखा पान मसाला, वो वाला विमल नहीं है डेफिनेटली यहाँ पर वन ऑफ द महारस है। बट विमल से अपने को ही याद आता है आजकल, है ना। तो विमल पे कैसे आती है, तो बास आती है, वास आती है। तो विमल का शोधन किसमें, तो वासा में शोधन, वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है यहाँ पर। तो वासा, जंबीर या फिर मतलब मेषोंगी के स्वरस में हम दोहरा यंत्र विधि से शोधन कर सकते हैं। विमल का मारन किससे करेंगे, तो गंधक और लकुच स्वरस। अब लकुच का मेरे को रस बताओ, लकुच का रस क्या होगा, अम्ल अम्ल रस। अम्ल कहाँ पर आ गया, कौन से महाकर्षण में, लकुच कुवल बदर दाढ़ी मातुलुंगा अम्ल वेतस, हृदय रिद्ध हृदय महाकर्षण। महाकर्षण। रिद्ध महाकर्षण में। तो देखो अभी जो भी हम महारस देख रहे हैं ना, वैक्रांत माक्षिक वगैरह, वैक्रांत हमने देख लिया, गंधक नींबू स्वरस, ओके। माक्षिक गंधक नींबू स्वरस, है ना। विमल गंधक लकुच स्वरस, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भी हमने महारस है, वैक्रांत देख लिया हमने, माक्षिक देख लिया, विमल देख लिया, तो वहां पर गंधक और अम्ल रसात्मक स्वरस है ना। तो यहाँ पर हमने गंधक और लकुच स्वरस के साथ इसका मर्दन कर लिया, और कितनी पूट दी, तो 10 गज पूट दी। कितनी, 10 गज पूट, ओके, ध्यान में रखो। विमल भस्म का गुण तो बोले स्वर्ण माक्षी के समान ही है, बट थोड़ा कम गुणात्मक, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। विमल भस्म कैसे होगा, स्वर्ण माक्षी के समान ही होगा, बट उससे थोड़ा कम गुणात्मक होगा। विमल भस्म का अगर सेवन करने पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए, कोई विकार हो गए, तो मेष शुंगी चूर्ण को शर्करा के साथ 3 दिन तक सेवन करना चाहिए। ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना भी डीप में मत जाओ, है ना। कि विमल भस्म सेवन जन्य विकार में हम क्या करेंगे, मेष शुंगी चूर्ण को शर्करा के साथ 3 दिन तक सेवन करेंगे। अभ्रक भस्म के सेवन की वजह से विकार हो रहा था, तो हम किसका प्रयोग करवा रहे थे, वो इंपॉर्टेंट है, किसका प्रयोग करवा रहे थे, उमा उमा फल, उमा 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 फल फल का प्रयोग करवा रहे थे। उमा और यस, अभ्रक की एक एक बातें याद रखो, है ना। अभ्रक का हमने देखा था कि अभ्रक भस्म के सेवन जन्य अगर कोई दोष वगैरह हो गए, विकार हो गए, उसके निवारण के लिए हम उमा फल का जल में पीस कर 3 दिन तक सेवन कर रहे थे। वैसे अगर विमल की वजह से हो गया, तो वहां पर हम क्या करेंगे, विमल की वजह से हो गया तो वहां पर हमने मेष श्रृंगी का जो चूर्ण है उसको शर्करा के साथ 3 दिन तक सेवन करवाया। मेष श्रृंगी का कोई तो लैटिन नेम सुना दो, जिम्नेमा जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रम। जिम्नेमा सिल्वेस्टर। मसूर फैमिली क्या है, फैमिली क्या है, सिल्पियड एस्लिपेडेसी, है ना, एस्लिपेडेसी लता होती है इसकी। मधुमेह हर होता है ना, ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए यूज वगैरह करते हैं, ठीक है। तो विमल भस्म का सेवन जन्य विकार में मेष श्रृंगी चूर्ण को शर्करा के साथ 3 दिन तक सेवन करेंगे, ठीक है ना। शोधन मारन अच्छी तरह से करना है, वापस बोल रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा ध्यान रखो, प्रकार वगैरह आ गए और कुछ अलग से ऐसे गुण वगैरह बता दिया, है ना, तो उसके ऊपर अपना थोड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा रटना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 3 4 5 क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं, उसके लिए हम हर चीज रटे तो डैट वोंट बी पॉसिबल। अच्छी तरह से रटना है पारद रटो, अच्छी तरह से रटना है यंत्र को रटो। अगर हाँ, कोई इंटर्न वाला ऐसा बच्चा है जिसमें रस शास्त्र जिसका होता है ना बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था सेकेंड ईयर में, जहाँ पर उसने सब कुछ रटा हुआ है पहले से, तो उसके लिए अगर रिवीजन है तो ठीक है करो। बट अगर कोई पहली बार कर रहा है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रस शास्त्र यूजी में मतलब ज्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं करते, अगर कोई पहली बार कर रहा है, तो जहां पर मैं बता रहा हूँ कि भाई ये स्पेसिफिक है, ये इंपॉर्टेंट है, उतना करो, फिर सब करने मत जाओ फिर, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।